अब हमको इस धारणा को बदलना होगा कि सब कुछ सरकारी नौकरी में ही है। जैसे जैसे देश या राज्य ग्रो करता है या तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की वैल्यू बढ़ती है। ऐसा क्या जीवन में घटा अंजनी कुमार पांडे को आईआरएस की प्रेस्टिजियस नौकरी से वीआरएस में? नौकरशाही 10 से 15 साल करने के बाद मुझे लगा कि मुझे जीवन में कुछ और करना चाहिए। जब पढ़ाई कर रहे थे आप और जब तैयारी करने के लिए घर से निकले, पहले से ही सोच रखा था यूपीएससी करना है, कुछ और सोचा था? प्रयागराज में हमेशा हर साल टॉपर्स वहाँ से हुआ करते थे, खासकर यूपी पीसीएस में काफ़ी टॉपर्स होते थे। तो हर साल जब हम टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ते थे या उनकी फोटोज पेपर में देखते थे तो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही इच्छा मिलती थी कि कभी हमारी फोटो भी यहाँ पर आएगी। तो जब इस तरह की पहचान और उस बीच से उसी दौर में जब ये पहचान भी स्थापित हो रही थी, आप भी स्थापित हो रहे थे जी। निशैक्षिक की यात्रा से सिविल सर्विसेज की यात्रा तक जी। प्रतापगढ़ में रहने का मौका कम मिला, इसलिए आप इन सब चीजें बच गए? मतलब छात्र नेता होते, कहीं कुछ और होते, ठेकेदार होते। मुझे लगता है प्रतापगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ का रहने वाला जीवन से लेकर मृत्यु तक प्रयागराज की तरफ ही देखता है। तो उसी कड़ी में हम भी प्रतापगढ़ से प्रयागराज गए और वहाँ हमने पढ़ाई लिखाई की। अपनी माता पिता भी शिक्षक थे, तो जो उन्होंने एक जीवन जीने की शैली बताई उसको मैंने कहीं ना कहीं जीने का प्रयास किया। और प्रयागराज खुद ही एक अक्खड़ शहर है, तो वहाँ पर रहने के वाला इंसान भी थोड़ा बहुत अगर अक्खड़ हो जाए तो कोई नई बात नहीं। अब बम बंदूकों के लिए भी बड़ा चर्चित रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या खास था? मतलब मैं थोड़ा इलाहाबाद, उसके जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, इतने छोटे कमरे के उसमें आप आज बाथरूम भी ना बनाए। वो हम किताबों और मूवीज में जो देखते हैं कि बड़ा इजीली सिलेक्शन हो गया, वो कभी नहीं होता। वो तपस्या है, सालों साल लोग वहाँ गुजार देते हैं 8 बाई 8 के कमरों में। नहीं, पर आपने जो ये किताब लिखी इसी से इंस्पायर होकर के अपनी प्रयागराज इलाहाबाद की जर्नी पर, इलाहाबाद ब्लूज। यस यस। क्या खूबी थी इस किताब? ये बताया है कि हर वो बालक जो सफल हो गया वही उसी की पूजा पाया, उसी की तारीफ नहीं होनी चाहिए। हर वो शख्स जो उस माहौल में लड़ा है उसकी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि प्रयागराज के कल्चर का, प्रयागराज के परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये जो गिरावट आई इसकी क्यों आई? ओवरऑल मुझे लगता है कि प्रयागराज में पढ़ने लिखने का कल्चर थोड़ा से कम हुआ, छात्र राजनीति ज्यादा हुई और उससे पढ़ाई लिखाई में हल्का से गिरावट आई। यही वजह है कि सिलेक्शन वहाँ पर कम हो रहा है। मुझे लगता है यूपीएससी की जो तैयारी है वो किसी एकेडमिक से ज्यादा आदमी के व्यक्तित्व की तैयारी है। जब सिलेक्शन का रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने वाला था या पता था कि आज रिजल्ट आ रहा है? जी। तो क्या तैयारी थी? मेरा तो लास्ट चांस सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, पहले 3 चांस में नहीं हुआ? पहले 3 में नहीं हुआ, तो लास्ट चांस में तो था कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, आपने फोटो खिंचाई थी यूपीएससी के बाहर? मैंने नहीं खिंचाई थी, मैं मिस हो गया। मेरे साथ कोई कैमरामैन भी नहीं था और उसमें मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मेरी फोटो किसी ने नहीं खींची। फिर आपकी लाइफ में टर्न ट्विस्ट आता है जब आप नौकरी से त्याग पत्र देते हैं। जी। तो नहीं, हाँ, किसी को नहीं बताया। नौकरी हमें करनी थी और हमें लगा नहीं करनी, तो फिर जब मुझे नहीं करनी तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो अगर ऐसा जब आपने मन बना लिया या कर ही दिया तभी उनको पता चला? हाँ, छोड़ने के बाद ही उनको बताया था। ये मेरे एंड पे दुस्साहस हुआ था, लेकिन अब मैंने उस समय दुस्साहस का दुष्परिणाम। तो दुस्साहस तो किया था, लेकिन ठीक था, अच्छा दुस्साहस था वो। मैक्स कॉर्पोरेट ग्रुप में आए और यहाँ बिजनेस हेड के तौर पर आपने काम किया, और जो सरकारी नौकरी थी उसका तो रवैया अलग होता है। यस, कॉर्पोरेट में मेहनत ज्यादा है, डेफिनेटली टारगेट है, परफॉर्मेंस बेस्ड नौकरी होती है, परफॉर्म भी करना पड़ता है, तो कुछ कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है और अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी से जब मैं बाहर यहाँ पर आया हूँ तो मुझे परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। वहां पर तो भाई टाइम बाउंड प्रमोशन है, यहाँ बिना प्रमोशन के, यहाँ बिना परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होता है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर ज्यादा है। एक काम रह गया पंडित जी, बताया जाए। मतलब प्रयागराज का लौंडा अफसर ही बन गया। हाँ, एस्पिरेंट थे। हाँ, अब कॉर्पोरेट लीडर भी हैं, बिजनेस हेड भी हो गए बड़ी कंपनी के। अब रह गई नेतागिरी। जी। तो नेतागिरी भी जाने की कभी इच्छा है? मैं इसीलिए बोलता हूँ यूपीएससी जिसको भी करना है, अगर बेस्ट नहीं दे सकते तो मत तैयारी करो। अगर तैयारी करना है किसी को यूपीएससी की तो उसको अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, टाइम पास नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। और
पॉडकास्ट उस शख्सियत के साथ हो रहा है जो इनको गुदरी के लाल कह लें, हरफन मौला कह लें, जीवन को अपने अंदाज में जीने का हुनर दुनिया को सिखा रहे हैं। वो खुद भी जी रहे हैं। जिंदगी उनकी कैसी है, कैसी चल रही है, पहले कैसी थी और आने वाले दिनों में वो क्या सोचते हैं, क्या होने वाली है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ VRS IRS और एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के बहुत सीनियर ओहदे पर तैनात अंजनी कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका अंजनी जी। थैंक यू सर। मैंने इतनी सारी बातें इसलिए कही क्योंकि जितनी बातें आपसे हुई या जब मुलाकात हुई, हर बार एक नई चीज आपके बारे में जानने को मिली, एक नई प्रतिभा, एक नया हुनर। ये इतना सारा हुनर एक व्यक्ति के अंदर कैसे पिरो के रखा आपने? ये आपका बड़प्पन है कि आप इसको हुनर कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक नॉर्मल इंसान जैसा जीने की कोशिश करता है, सोचता है, वैसे मैं जीने का प्रयास करता हूँ। किताबी दुनिया से हटकर जीवन कैसे होना चाहिए, जीवन के उद्देश्य क्या होने चाहिए, जीवन की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसमें मेरे मन में कभी कोई दुविधा नहीं रहती है। इसीलिए शायद आपको वो चीज़ अच्छी लगी होगी। और किताबी दुनिया से अलग हटकर क्यों? क्योंकि आपके इर्द गिर्द बचपन से तो केवल किताबें ही थी, माता पिता भी किताबों के व्यवस्था से जुड़े थे। जाहिर सी बात है पूरा का परिवेश जो है वो शैक्षणिक रहा होगा। तो किताबों से इधर निकल के सोच कैसे पाया? क्योंकि दरअसल था तो चारों तरफ पुस्तकों का ही अंबार। बट ये है कि देखिए, शिक्षक परिवार में जन्म लेने का ये फायदा जरूर होता है कि आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको आप जीवन में कैसे आत्मसात कर पाएं, कैसे उसको जीवन जीने के तरीकों को आप अपने बदलाव कर पाएं, वो मुझे ज़्यादा फायदा मिला। क्योंकि प्रयागराज में मेरा जन्म हुआ, वहाँ पर मेरा लालन पालन हुआ, माता पिता भी शिक्षक थे, तो जो उन्होंने एक जीवन जीने की शैली बताई उसको मैंने कहीं ना कहीं जीने का प्रयास किया। और प्रयागराज खुद ही एक अक्खड़ शहर है, तो वहाँ पर रहने के वाला इंसान भी थोड़ा बहुत अगर अक्खड़ हो जाए तो कोई नई बात नहीं है। तो मुझे लगता है वही है जो मैं जीवन को जी रहा हूँ, कि मुझे जीवन में कभी कोई दुविधा नहीं रहती है कि मुझे जीवन में कब क्या करना है। उसके लिए मेरे मन में कोई कभी दुविधा नहीं रहती और मैं उसको जीने का प्रयास करता हूँ। एक अच्छा जीवन, एक साधारण जीवन और एक मूल्यवान जीवन मेरा उद्देश्य है जीने का। आप जिस इलाके से आते हैं, वैसे तो आंवले के लिए बहुत मशहूर है, बड़े सारे वहाँ राजघरानों का बड़ा इतिहास रहा है, अलग अलग तरह के साहित्यकार और बहुत अलग अलग तरह के लोग वहाँ से निकल कर के आए। पर प्रतापगढ़ और भी 2-3 चीज़ों के लिए जाना गया, किसी प्रमोद तिवारी के लिए जाना गया, किसी राजा भैया के लिए भी जाना गया। तो जब इस तरह की पहचान और उस बीच से उसी दौर में जब ये पहचान भी स्थापित हो रही थी, आप भी स्थापित हो रहे थे अपनी शैक्षिक यात्रा से सिविल सर्विसेज की यात्रा तक। प्रतापगढ़ में रहने का मौका कम मिला, इसलिए आप इन सब चीज़ें बच गए? मतलब छात्र नेता होते, कहीं कुछ और होते, ठेकेदार होते? नहीं सर, ऐसा नहीं। प्रतापगढ़ तो प्रतापों का ही गढ़ है, तो जिनके भी आपने नाम लिए सभी लोग वहाँ के प्रताप ही हैं। और मुझे लगता है प्रतापगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ का रहने वाला जीवन से लेकर मृत्यु तक प्रयागराज की तरफ ही देखता है। अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो अपना मुंडन कराने प्रयागराज ही जाता है। किसी का अगर निधन होता है तो उसकी भी हम लोग अंतिम संस्कार प्रयागराज में ही करते हैं। तो प्रतापगढ़ में जन्म लेने वाला, प्रतापगढ़ में रहने वाला हर व्यक्ति अपने हर काम के लिए प्रयागराज की ओर ही देखता है। तो उसी कड़ी में हम भी प्रतापगढ़ से प्रयागराज गए और वहाँ हमने पढ़ाई लिखाई की अपनी। पर जैसे आपकी जो शुरुआती यात्रा रही, आप अपनी मदर के साथ बाहर काफी रहे, मतलब इंस्टेड ऑफ यूपी आप यूपी से बाहर भी आपकी बड़ी पढ़ाई हुई। ये जो माइग्रेशन थे ये पॉजिटिव रहे या नेगेटिव बहुत सारे रहे? नहीं, देखिए, आप जहाँ भी कहीं रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वो शहर कुछ ना कुछ आपको दे के जाता है। तो मेरी माताजी केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी, तो उनके साथ जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ तो मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला। तो मुझे ऐसा लगता है हर शहर मुझे कुछ ना कुछ देकर ही गया। उसने मुझे इनरिच किया, उसने मुझे समृद्ध किया, चाहे वहाँ का रहन सहन हो, खान पान हो, जीवन यापन हो, उसने मुझे समृद्ध ही किया। जैसे मैं विदिशा में रहा, तो विदिशा में क्या है कि विदिशा एक ऐसा शहर है जहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं। तो वहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो प्रयागराज से आ भी रहा है उसका भी वो दौड़ के पैर छू लेते हैं कि ये प्रयागराज की मिट्टी से आ रहा है। तो ये चीज़ें सीखने को मिलती, चाहे संस्कृति हो, चाहे धर्म हो, चाहे रहन सहन हो, खान पान हो। जिस शहर में भी आप रहते हैं, तो आप ऐसे शहर विदिशा में भी रहे, गोवा में भी रहे शायद आप? बिल्कुल रहे। तो
उन लोगों का अपना अलग जीवन है, वहाँ जो पुर्तगाली संस्कृति है, जो वहाँ का रहन सहन है, जो हिंदुस्तानी कल्चर में लोग जुड़े हैं, वो भी देखने को मिलता है। तो हर शहर कुछ ना कुछ आपको सिखाता है, क्योंकि एक एक्सपोजर देता है ना आपको एक्सपोजर देता है तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही निकलते हैं। तो अलग अलग शहर में आदमी को रहना चाहिए। शायद वहीं से मुझे भी एक जो घूमने की एक जो मेरी एक शौक है मेरा, वो वहीं से शायद है कि मैं बचपन से माता जी के साथ अपना घूमता रहा हूँ। तो अभी भी मुझे घूमने का, नई नई जगहों पे जाने का, उनकी जगहों के बारे में जानने का, पढ़ने का अभी भी शौक है। शायद यही सब वजह है कि जो आपको मेरे व्यक्तित्व में हल्का से। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है घूमने के लिए, मुझे जहाँ बार बार जाना चाहते? मुझे महाराष्ट्र काफ़ी पसंद है। महाराष्ट्र, खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र जो है, वहाँ के जो आप पश्चिमी घाटों की बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट में वहाँ पर भगवान ने, प्रकृति ने काफ़ी वहाँ पर समृद्ध किया है। वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे लगे मुझे। वहाँ का इतिहास काफ़ी समृद्ध और काफ़ी वीरता से भरा हुआ शिवाजी महाराज का है। तो मुझे महाराष्ट्र काफ़ी अच्छा लगा। अगर मुझे मौका मिले दोबारा तो मैं दोबारा बार बार महाराष्ट्र जाके वहाँ रहना भी चाहूँगा। आप ये सब जो घाट हैं या जो किले हैं प्रतापगढ़ के और हाँ। सिंहगढ़ के और भी जगहों के, ये सब आपने एक्सप्लोर किए? बिल्कुल, मैंने रत्नागिरी, कोल्हापुर, शोलापुर, सतारा, सांगली सारी जगह मैं घूमा हूँ। और वेस्टर्न महाराष्ट्र मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पश्चिम महाराष्ट्र घूमने की जगह है। तो पूरी जो सह्याद्री की बेल्ट है, जो शुरू होती है नवसारी, वलसाड़ से लेकर और गोवा तक जाती है, इनफैक्ट तो जो पूरा बेल्ट है वो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं बार बार जाना चाहूँगा। तो मुझे महाराष्ट्र काफ़ी अपील करता है हमेशा से। ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ जाकर के आप खुद में विलीन हो जाएं, मतलब सब पीछे छूट जाता है, सिर्फ अंजनी पांडे और मतलब शायद वो भी नहीं, इंडिविजुअल? कोल्हापुर एक ऐसी जगह है जहाँ महालक्ष्मी का मंदिर है, जहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कई बार वहाँ पर गया हूँ। तो महालक्ष्मी के मंदिर में ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव का पहला प्रकाश सीधे महालक्ष्मी मंदिर के गुंबद शिखर पे ही पड़ता है, और तो सबसे पहले वहीं पर प्रकाश पड़ता है। तो महालक्ष्मी के मंदिर में मुझे काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब्स मिले और मुझे लगता है कि मैं वहाँ जाके कनेक्ट कर पाता हूँ। एक्सपीरियंस, मतलब वो अनुभव, मतलब शेयर करने का तो नहीं, बट वो आप फील कर पाते हो, आप कनेक्ट होते हो कि यार वहाँ जाके कुछ लगता है कोई शक्ति है जो आपको एक तरीके से आपके अंदर एक सकारात्मकता भर रही है, एक ऊर्जा भर रही है। तो मुझे महालक्ष्मी का मंदिर काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब आप पहली बार गए हो, कोई ऐसी फीलिंग वहाँ आई? मतलब वहाँ जाके मुझे लगा कि मैं यहाँ आने के लिए बना। हाँ, यस बिल्कुल। हाँ, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट कर। महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आप जाएंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। उनका अच्छा इतिहास रहा है और वहाँ मुझे लगता है सनातन धर्म को वहाँ काफ़ी ज़्यादा पोषित भी किया गया है। तो वो जगह मुझे अच्छी लगती है, चाहे वो महालक्ष्मी मंदिर हो कोल्हापुर का, चाहे शोलापुर का वो सिद्धेश्वर मंदिर हो, अक्कलकोट हो, स्वामी समर्थ हो, सारी जगह हैं वो अपने आप में ऊर्जा से भरपूर हैं। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है। और वेस्टर्न महाराष्ट्र ने मुझे काफ़ी प्रभावित भी किया, मेरे जीवन यापन को, मेरे जीवन शैली को। वहाँ के बाद ही मैं मराठों की हिस्ट्री पढ़ना मैंने शुरू किया डिटेल में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपकी वास्तविक घुमाई ये नौकरी के दौरान हुई या उससे पहले जब आप तैयारी कर रहे थे? ये तो हमारी पोस्टिंग वहाँ पर थी, तो वहाँ के समय मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लोर किया। जब पढ़ाई कर रहे थे आप और जब तैयारी करने के लिए घर से निकले, पहले से सोच रखा था यूपीएससी करना है, कुछ और सोचा था? नहीं, प्रयागराज का एक ऐसा माहौल है जहाँ पर आदमी सिविल सर्विस की तरफ मतलब खींचा चला जाता है। तो हम जब बचपन से वहाँ रहते थे तो हर साल जब भी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आते थे तो उस समय वो दौर था कि प्रयागराज, अब तो वहाँ सिलेक्शन कम हो गया, लेकिन वो दौर था कि प्रयागराज में हमेशा हर साल टॉपर्स वहाँ से हुआ करते थे। खासकर यूपी पीसीएस में काफ़ी टॉपर्स होते थे, पूरी की पूरी लिस्ट इलाहाबाद से भरी रहती थी। तो हर साल जब हम टॉपर्स की इंटरव्यू पढ़ते थे या उनकी फ़ोटोज़ पेपर में देखते थे तो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही इच्छा मिलती थी कि कभी हमारी फ़ोटो भी यहाँ पर आएगी। और घर वाले भी मोटिवेट करते थे कि भाई इलाहाबाद प्रयागराज लोगों को जाने का मौका नहीं मिलता है, आप तो इतने भाग्यशाली हो कि आप यहीं पर आप यहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आपको तो बिल्कुल ही प्रयास करना चाहिए। तो स्कूल टाइम तक तो ऐसा कुछ विचार नहीं था कि हमें करना है, क्योंकि भाई स्कूल टाइम में आपके हमेशा एम बदलते रहते हैं। लेकिन जब एक बार कॉलेज में गए और एक माहौल मिला और जब टीचरों ने वहाँ अच्छा मार्गदर्शन किया, वहाँ से मुझे यूपीएससी की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई हुई? जी हाँ, बिल्कुल। बड़ा इनरिच विश्वविद्यालय का भी कल्चर है, बड़ी उसकी इतिहास उसका अच्छा रहा है और इतिहास है, अभी भी वहाँ पर पढ़ने वाले लोग काफ़ी हैं। इलाहाबाद तो मतलब इलाहाबाद में आदमी हमेशा पढ़ता ही है। अब बम बंदूकों के लिए भी बड़ा चर्चित रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अच्छाइयाँ हर जगह होती हैं और कमियाँ भी हर जगह होती हैं। पढ़ने वाले हर दौर में वहाँ पर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग वहाँ पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ने वाले हर दौर में रहे हैं, कुछ कमियाँ रही होंगी। और बम बंदूकें भी हर दौर में रही हैं। वो तो समाज है, तो समाज में हर चीज़ पर्याप्त रहती है, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, तो वो हर समय हर दौर में रहता है।
पर क्या खास था, मतलब मैं थोड़ा इलाहाबाद का या प्रयागराज जो अब कहा जाता है उसके जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, मैंने देखा है, मतलब इतने छोटे कमरे कि उसमें आप आज बाथरूम भी ना बनाया और उनमें बच्चे रह रहे थे, खाना बना रहे थे। देखते थे जो पोस्टर्स होते थे उनको अपने टेबल पर बिछाते थे, जो झंडे होते थे उनकी बेडशीट बनाते थे, पर्दे बनाते थे अपने कमरे के। कितना मुश्किल था जीवन। जीवन बहुत मुश्किल है। देखिए, तो तैयारी का दौर है, वो हम किताबों में या पिक्चरों में उसको हम रोमांटिसाइज कर देते हैं, लेकिन वो कठिन दौर है। वो जितना अच्छा टीवी में या किसी किताब में पढ़ने पे लगता है कि फलाना तैयारी कर मतलब हर किसी के जीवन में इश्क हो, कोई अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए, कोई मतलब मोटिवेशन हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं। वो एक कठिन दौर, तपस्या है। वो हम किताबों और मूवीज में जो देखते हैं कि बड़ा इजीली सिलेक्शन हो गया, वो कभी नहीं होता। वो तपस्या है। सालों साल लोग वहाँ गुजार देते हैं 8x8 के कमरों में, सुबह शाम खुद का खाना बनाते हुए, परिवार से दूर रहते हुए। तपस्या ही, माता पिता से अगर आपको दूर रहना पड़े 4 साल 5 साल 6 साल, तो तपस्या ही है। माता पिता से दूर हैं, उस तरह के पहले मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, कनेक्शन नहीं है, माता पिता से दूर है, साधन नहीं है, पढ़ाई भी करनी है, सुविधाएं नहीं हैं, तो उस दौर में पढ़ना एक तपस्या है। तो वो आज के दौर का वो मूवी और टीवी और उससे आप नहीं। पर आपने जो ये किताब लिखी इसी से इंस्पायर होकर के अपनी प्रयागराज इलाहाबाद की जर्नी पर, इलाहाबाद ब्लूज, यस, क्या खूबी थी इस किताब की? और उसके बाद तो बहुत किताबें आ गई हैं। देखिए, ये किताब की खूबी, मैं क्योंकि मैंने लिखी तो इसकी मैं कोई ज्यादा खूबी मैं चाहता हूँ तो फीचर्स क्या है? फीचर इसमें जो इलाहाबाद में एक बच्चा, एक बालक जो इलाहाबाद में रहता है, जो तैयारी करता है, किस किस समस्याओं से वो जूझता है, कैसे वहाँ का माहौल उसको एक तरीके से उसके व्यक्तित्व को निखारता है, कैसे वहाँ का जीवन यापन है, कैसे वहाँ सुबह होती है, कैसे एक एस्पिरेंट के जीवन में पूरा एक जो चक्र चलता है तैयारी का, पढ़ाई का, कॉलेज का, उसका पूरा विवरण है। और कैसे मैंने ये बताया है कि हर वो बालक जो सफल हो गया, वही उसी की पूजा पाया, उसी की तारीफ नहीं होनी चाहिए। हर वो शख्स जो उस माहौल में लड़ा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल। तो किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है प्रयागराज। बिल्कुल नहीं। प्रयागराज, अब देखिए, जहां पर कंपटीशन है आज के टाइम में, अगर आप हिंदुस्तान में देखिए कोई भी एग्जाम हो, अब वो एग्जाम इतना कंपटीशन हो गया है कि वो एक तरीके से पूरे फैमिली का टारगेट हो गया है। अगर बच्चा तैयारी कर रहा है आईआईटी का, तो उसके लिए माता पिता का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए फाइनेंस चाहिए, उसके लिए पूरा परिवार का सपोर्ट चाहिए, तब जाके कोई बच्चा एग्जाम निकाल पाता है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। तो यूपीएससी तो पहले तो ये भी नहीं था, मुझे लगता है पिता भले संघर्ष से पैसा भेजते हो, पर उसके अलावा वो कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब आपके ऊपर अपना था। तो वो हर दौर में ऐसे बच्चे रहे हैं जो अपने माता पिता के त्याग का मूल्य समझते हैं। तो वो बच्चे अभी भी वहां पर हैं, पहले भी थे, तो इसीलिए वहां का जो माहौल है। पर लोग कहते हैं कि मतलब सुबह शुरू होती है किसी कटरा कर्नलगंज से, और या किसी झूसी से, और या अल्लाहपुर से, और फिर शाम भी फिर उसी अल्लाहपुर, झूसी, कटरा। ये सारी अतिशयोक्तियां हैं जो लोगों ने अपने अपने ख्यालों में, अपने किसी शायर, किसी कवि ने लिख दिया होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, इलाहाबाद में जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनकी सुबह भी कमरे में पढ़ते हुए होती है और शाम भी कमरे में पढ़ते हुए होती है। पर ये ना कहिएगा कि चाय की दुकान पर चाय पीने तो दुकान पे ही जाते थे, वो 25 पैसे की चाय और 20 पैसे का समोसा। और इलाहाबाद में जितनी सस्ती चाय और जितना सस्ता समोसा मिलता है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में नहीं। थोड़ा लोग उन्होंने रोमांटिसाइज तो कर ही दिया। क्या इतने लोग जहाँ बड़े बड़े पढ़ने वाले लोग रहे होंगे, तो किसी शायर ने, किसी राइटर ने कुछ लिख दिया होगा। और मुझे लगता है कि सच्चाई से इतर जाने का एक माध्यम भी है। तो मनोरंजन भी तो एक रास्ता है, रोमांस, और इससे अछूता कहाँ रहेगा वो भी। हाँ, तो क्योंकि भाई युवा हो रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद एक तरीके से प्रयागराज पढ़ाई लिखाई का गढ़ रहा है, हिंदी का गढ़ रहा है, कविता का गढ़ रहा है। नई कविता का जन्म प्रयागराज में हुआ है। तो वहाँ के लोगों के जीवन में लिखना, पढ़ना, ख्याल, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें रही हैं। इलाहाबाद पढ़ने लिखने वाला शहर है। तो किसी ने पूरे इलाहाबाद का वर्णन करते हुए, वो सुबह झूसी से होती है और शाम अल्लाहपुर से होती है, संगम के किनारे बैठते हैं, भाई गुनाहों का देवता वहीं पर लिखी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के शहर के जो लोग हैं, उसी तरीके से कवरी हृदय तो हो ही जाते हैं। और तो शहर ऐसा है भाई जिसने एक समय देश की सत्ता का केंद्र रहा, मतलब हाईकोर्ट और ये सब चीजें, तो प्रधानमंत्री का निवास, निजी निवास वहीं था। मोतीलाल जी का से शुरू हुआ, और फिर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वो पूरा आनंद भवन का कल्चर। और एक कहानी सुनाते हैं, मैं भी कुछ दिन पहले ही सुन रहा था वो प्रसंग की,
फिराक का एक्सेस प्राइम मिनिस्टर तक इस तरीके का था, जवाहरलाल नेहरू तक, कि वो दुख तकलीफ किसी बीच के आदमी को नहीं कहनी थी। मतलब वो छोटी सी बात भी कहनी थी तो सीधे प्राइम मिनिस्टर को फोन लगाते थे, और शायद उनका अपना घर कोई उनसे छीना जा रहा था जी जी, और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को फोन कर दिया कि मतलब क्या चाहते हो कि फिराक इस बुढ़ापे में भी बेघर हो जाए। राइट राइट। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे घर दे दो, और उन्होंने जो कहना था कह दिया। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने सीधे वहाँ की डीएम से बात की और कहा भाई इनके जब तक इनका जीवन है इनके रहने का इंतजाम करना है। उस शहर में जब ये सब चीजें इस तरीके से होती हैं, और आपको क्या लगता है कि प्रयागराज के कल्चर का, प्रयागराज के परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये जो गिरावट आई इसकी क्यों आई? ओवरऑल पढ़ने लिखने का माहौल कम हो गया, मेरा ऐसा मानना है। कुछ तो दिल्ली एज अ यूपीएससी सेंटर इमर्ज हुआ जहाँ काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले, और ओवरऑल मुझे लगता है कि प्रयागराज में पढ़ने लिखने का कल्चर थोड़ा से कम हुआ, छात्र राजनीति ज़्यादा हुई और उससे पढ़ाई लिखाई में हल्का से गिरावट आई। यही वजह है कि सिलेक्शन वहाँ पर कम हो रहा है। पर क्या अब इसकी वजह इंग्लिश मीडियम या साइंस के स्टूडेंट्स का ज़्यादा सेलेक्ट होना या स्केलिंग जैसे टर्म्स जो यूज़ किए गए, ये सब वजह नहीं रही जिसके नाते धीरे धीरे करके, क्योंकि सिलेक्शन ही कम हुआ तो इंटरेस्ट कम होता गया। पहले जो अभिभावक थे वो प्रयागराज भेजने के लिए पूरी ताकत लगा देते, उनका 2 पैसा और लगाओ दिल्ली भेज। मुझे लगता है पहले यूपीएससी के सेंटर्स बहुत कम थे जहाँ लोग तैयारी करने जाते थे। पहले सेंटर्स यूपीएससी के दिल्ली, प्रयागराज, पटना, दिल्ली तक ही सीमित था। मुझे लगता है कि 2000 के बाद ये पूरे पैन इंडिया फैल गया, ऐसा मुझे लगता है। इंग्लिश की वैल्यू भी बड़ी एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में, और इंटरनेट ने सामग्री काफी उपलब्ध कराई। और बाद में जैसे साउथ के हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, सभी पूरे पैन इंडिया में यूपीएससी को लेकर एक क्रेज बढ़ा। पहले नॉर्मली ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सीमित था, ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा अंग्रेजी माध्यम भी वजह है कि पहले सिलेक्शन काफ़ी हिंदी से होते थे, बाद में इंग्लिश से सिलेक्शन बढ़े, इंग्लिश सिलेक्शन बढ़े तो आईटीज़ के बच्चे आए, एम्स के बच्चे आए, आईएम्स के बच्चे आए, उससे भी एक सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा, जिस कंपटीशन में प्रयागराज के बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो ये भी वजह हो सकती है, बहुत सारी वजहें हैं। एक वजह को मतलब मेरी अभी कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश के आलोक रंजन, उनसे बात हो रही थी। वो भी एस्पिरेंट्स को काफी इंस्पायर करते रहते हैं, और अलग अलग वो आईएम भी उन्होंने क्रैक किया था, फिर वो सिविल सर्विसेज में फर्स्ट अटेम्प्ट वो सेलेक्ट हुए थे। तो उनका कहना था कि वो मानते हैं कि जो एक पहले दौर था, पहले मतलब आप डायरेक्ट मेंस के एग्जाम्स में अपीयर हो जाते थे जब उन लोगों ने एग्जाम वगैरह दिया था, और उनका ये कहना था कि जो स्टडी मटेरियल है, जो सिलेबस है, अब उसमें ही एक मैसिव चेंज की जरूरत है। क्योंकि जब से साइंस के या इस तरह के ट्रेड से लोग आए, भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मैथ्स का स्टूडेंट और हिस्ट्री का स्टूडेंट है या हिंदी का स्टूडेंट है, अल्टीमेटली आप उससे क्या सर्विस लेना चाहते हो। राइट। अब अगर आप किसी साइंटिस्ट को या किसी इंजीनियर को रखना चाहते हो तो उससे आपको कोई साइंटिफिक सर्विस लेनी है, कोई मेडिकल सर्विस लेनी है। पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेनी है तो उसका एग्जाम भी उसी कसौटी पर होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग भी उसी कसौटी पर होना चाहिए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी कसौटी पर होना चाहिए। पर ट्रेनिंग का कोर्स अलग है, राइट। बाद में आपको जो काम करना है वो कोर्स अलग है, बट स्टडी आपका स्ट्रीम अलग है। राइट। वो कहते हैं इस पर जरूरत है काम करने की। मुझे लगता है यूपीएससी की जो तैयारी है वो किसी एकेडमिक से ज़्यादा आदमी के व्यक्तित्व की तैयारी है, कि कैसे आप देश को चलाने में आपके अंदर जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, वैल्यूज़ जैसे हार्ड वर्क आपके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, सिंसियरिटी आपके अंदर है कि नहीं, पेशेंस आपके अंदर है कि नहीं, परसिवरेंस आपके अंदर है कि नहीं, ये चीज़ें जो यूपीएससी की तैयारी का समय 3-4 साल होता है, उसमें ये आदमी कहीं ना कहीं अपने अंदर इम्बाइब कर ले जाता है। क्योंकि अगर आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ोगे नहीं तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। वही काम आपको देश सेवा में आने के बाद भी 8, 10, 12 घंटे काम करने हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी सब्जेक्ट के नॉलेज से ज़्यादा जो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन पर्सनैलिटी आपको चीज़ें अपने अंदर लानी है, उसका एग्ज़ाम ज़्यादा है। एप्टीट्यूड का एग्जाम है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का एग्जाम है। फ्री होता है मई के महीने में, भयंकर गर्मी पड़ती है। मेंस होता है अक्टूबर नवंबर, भयंकर सर्दी पड़ती है। तो ये आपके पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है, आपके फिजिकल लिमिट्स का भी टेस्ट है। तो ये सारी चीजें मिला के ये मुझे लगता है, तो किसको किसी एक सब्जेक्ट से जोड़ देना मुझे लगता है वो सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर इन परीक्षाओं के
परिणामों को लेकर के, जैसे आपने कहा कि भाई हर आदमी जो वहाँ गया है वो संघर्ष के साथ गया है, उसका एक अपना एप्टीट्यूड है, एक अपनी पर्सनालिटी है, मेहनत करके गया है, कोई साधारण परिश्रम से भी वहाँ सेलेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप सुनते हैं कि पहले ही साल ट्रेनिंग से निकला हुआ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर कहीं करप्शन के चार्जेस में पकड़ा गया, सीबीआई ने पकड़ लिया, ईडी ने पकड़ लिया, या कहीं इन्वॉल्व है, या किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, फिर आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेनिंग हुई है बेकार हुई? उसका जो व्यक्तित्व था जो उसको यहाँ तक लेकर के आया, उसमें कुछ कमी है? ये कहाँ कमी रह जाती है? और ये बड़ा एलिगेशन मतलब लगता है खासतौर पर सिविल सर्वेंट्स पर, कि जैसे आईएएस को कहते हैं आई एम सेफ, तो आई एम सेफ तो है ही है, मतलब वो एक्चुअली वी आर सेफ। शायद इसीलिए पिछले 3-4 सालों में जो इथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, शायद इसीलिए किया गया है। और एक आध दो इवेंट को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, मोर और लेस ब्यूरोक्रेसी सक्सेसफुली काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं। बाकी ग्रीड हैज नो लिमिट, कोई कब किसके मन में क्या चल रहा हो तो इंडिविजुअल चॉइसेस पे भी डिपेंड करता है। बट मोर और लेस ट्रेनिंग, मुझे लगता है ट्रेनिंग इज डिसेंट एनफ, ऐसा मुझे लगता है, कॉम्पिटेंट आदमी के वहाँ जाने के लिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर जब ऐसे लोग जाते हैं जो विकलांग का सर्टिफिकेट लगा लें, ऐसे लोग जाते हैं जिनके सिलेक्शन पर ही सवाल उठ जाए, ऐसे लोग, और आपने देखा खूब हुआ ये, तो इसके लिए फिर सरकार को ऐसी कुछ चेक एंड बैलेंसेस रखने चाहिए कि ऐसे लोग सिस्टम में एंट्री ना कर पाए। ये तो नहीं, पर जो यूनिट है उसके साख पे तो बट्टा लगता ही है, वो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन मार्क आता ही। लेकिन परसेप्शन के बारे में परसेप्शन तो क्रिएट हो ही जाता है। दो लोग अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड का फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो फिर तीसरे किसी अगर आप मिलेंगे तो आपके मन में आएगा कहीं ना कहीं तो यही कहीं फेक तो नहीं है सर्टिफिकेट इसका, वो आता है। और सोशल मीडिया के ज़माने में ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी शुरू हो गई है, तो बेटर है कि इंडिविजुअल क्लीन रहे और चेक बैलेंस ऐसे रहे कि कोई भी गलत आदमी सिस्टम में ना आ पाए। वो ना आ पाए, बात सही है। पर अच्छा, ये आप मुझे बताइए कि आप सेलेक्ट तो हो गए 2009 में जी। जब सिलेक्शन का रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने वाला था, ये आपको पता था कि आज रिजल्ट आ रहा है? जी। तो क्या तैयारी थी? मेरा तो लास्ट चांस सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, पहले 3 चांस में नहीं हुआ? पहले 3 में नहीं हुआ, तो लास्ट चांस में तो था कि अब मेरे पास फोन में कुछ नहीं, देखा जाएगा जो होगा। तो मैं तो उस मोड में था कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब तो अपना हमने पूरा बेस्ट दे ही दिया है, तो अब लास्ट चांस है, रिजल्ट होगा तो अच्छी बात है, नहीं वो तो देखा जाएगा। तो ऐसे कोई सेकंड प्लान लेके मैं नहीं चला था। फर्स्ट सेकंड चांस में हल्का से मैं सोचता था कि कुछ मैं और नौकरी पा जाऊँ उसके बाद करूँ, लेकिन थर्ड फोर्थ चांस में मुझे लगा कि अब इसको एक बार फुल एंड फाइनल बैटल करते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं होने के बाद सोचा जाएगा। तो ये मेरे अंदर था कि ये निराशा हुई थी जब पहले 3 बार नहीं हुआ? तीसरे वाले में निराशा हुई थी, तीसरे में मैंने काफ़ी मेहनत की थी। फर्स्ट सेकंड में शायद मैं ठीक से मैं पढ़ाई नहीं किया, या मैं मिसगाइडेड था, या सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहा था। लेकिन थर्ड वाले सिलेक्शन में मुझे दुख हुआ था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा होना चाहिए था। और फोर्थ में क्योंकि थर्ड वाला इतना दुख में झेल चुका था, तो फोर्थ में लगा जो होगा देखा जाएगा। तो हर फिक्र धुएं में उड़ा दिया आपने। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है, लेट इट बी योर लास्ट एंड द फाइनल बैटल। तो देखा जाएगा, लड़ाई करते हैं देखा जाएगा। तो लास्ट बैटल मैंने अच्छा लड़ाई किया, तो मुझे लगता है भगवान ने कहीं ना कहीं उसको मुझे आशीर्वाद दिया। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं दुखी हो जाता या नहीं, मेरे मन में था कि अब अपना बेस्ट दिए देखा जाएगा। तो ये था। पर जब रिजल्ट वाला दिन था, वो दिन कैसा था? हल्का से तो लगता है कि यार पूरी एंजाइटी थी। एंजाइटी तो रहती है कि आप इतना मेहनत कर रहे हो और आपको उम्मीद है कि मेरा रिजल्ट आ जाए, और उसमें अगर आपका नहीं होता, ऐसे मेरे साथ थर्ड चांस में हुआ, तो दुख तो होता ही है। बट थर्ड चांस का दुख कम इसलिए था कि चौथा चांस बचा था। बट चौथे चांस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। में भी आप इंटरव्यू तक आ ही गए थे। इंटरव्यू तक आ ही गए थे। तो एक जब तक देखिए यूपीएससी में जब तक आपका रिजल्ट फाइनल आ नहीं जाता है, तो सेंस ऑफ एंजाइटी तो हमेशा बना रहता है। तो तीसरे वाले में आप इंटरव्यू देने गए थे, तो आपको कॉन्फिडेंस था कि सब ठीक ठाक हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत की थी? मतलब मुझे लगता है कि चौथे से ज्यादा मैंने मेहनत तीसरे में की थी। इंटरव्यू भी अच्छा गया था? इंटरव्यू भी अच्छा गया था, लेकिन किसी तरीके से नंबर नहीं मिले। बट तो ठीक है, वो एग्जाम है, एग्जाम। अच्छा, वो आपने वो सुने होंगे पजल? हाँ। वो लोग लिखते हैं कि वो पहले, अब शायद नहीं होता, वो पहले लिखते थे अच्छा ये बताओ कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो। नहीं, ऐसा कोई सवाल सुना है कि नहीं आपने? पहले मैंने सुना है। कितनी, अभी जैसे कितना शर्ट में कितनी बटन है, अब बोले आप नहीं बता पाए तो बोले अरे बताओ सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में पूछा गया था। ये मिथ खूब सुनने को मिलता था। ये मिलता था, मिलता था।
ऐसा कोई सवाल आपसे भी पूछा? हमसे पूछा गया था आप कैसे आए हो प्रतापगढ़ से कैसे आए हो, तो मैंने कहा था मैं पंजाब मेल से आया हूँ। तो पूछा गया पंजाब मेल सबसे पहले कब चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक आध दो अरे तो फिर question मतलब ये हो सकता है किसी से पूछ लिया हो तुम्हारी शर्ट में कितनी बटन है भाई? पूछ लेते हैं। एक मेरे जानकार से पूछा था कि भाई पान में क्या, किसी ने बताया कि भाई मैं शादी में, मेरा हॉबी शादी में जाना है, और पान तो खाना। शादी में पान खाओ, तो पान में क्या क्या पड़ता है, पहले क्या पड़ता है। तो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आपके आंख कान खुले रहते हैं, अवेयर हैं कि नहीं अवेयर है कि। यूपीएससी का जो पूरा क्राइटेरिया है, दे वांट टू सेलेक्ट अ वेल अवेयर सिटीजन, कि एक ऐसा इंसान जिसका आंख कान खुला है, जो सब चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, उसको कॉम्प्रहेंड कर सकता है, उसका एनालिसिस कर सकता है, यही उनको चाहिए। इसीलिए ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप आते समय जागरूक होकर आ रहे हो कि नहीं, क्या अच्छा आपने फोटो खिंचाई थी यूपीएससी के बाहर? वो लोग खिंचाते हैं सिलेक्शन के बाद, पोस्ट करते हैं फेसबुक पर। मैंने नहीं खिंचाई थी, मैं मिस हो गया। मेरे साथ कोई कैमरामैन भी नहीं था और उसमें मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मेरी फोटो किसी ने नहीं खींची। ये पहले वाले अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तीसरे में भी और चौथे में भी? मेरे पास कोई फोटो नहीं जिसमें मैं यूपीएससी के सामने खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसा कोई फोटो नहीं। सिलेक्शन के बाद फिर आपको नई फोटो खिंचानी पड़ी? सिलेक्शन के बाद मैं दिल्ली से मैंने इंटरव्यू, मैं इलाहाबाद चला आया था, तो मैंने फोटो को मुझे मौका भी नहीं मिला खिंचाने का। नहीं पर आप छपे तो थे मैगजीन्स में? मैगजीन में तो नॉर्मल फोटो छपी थी, पासपोर्ट साइज फोटो छपी? हाँ वही जो होती है उससे मैं ले लिया था। यूपीएससी के सामने मेरी कोई, तो आपने वो फोटोग्राफर सिपाई थी, झटपट वाले से खिंचवा के दे दी थी? ना, मुझे लगता है जो थी वही हमने दे दी थी उस समय। तो अब ये कल्चर तो अभी शुरू हुआ है कि यूपीएससी के समय लोग इंटरव्यू के समय फोटो खिंचाते हैं बाहर, पहले नहीं था। इतना दम कहाँ रहता था कि भाई आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको फोटो खिंचाने का आपको मतलब मौका कहाँ है, और आप सोच कहाँ पा रहे हो कि फोटो खिंचाना है। अच्छा जब इंटरव्यू में जाते हैं तो जो पिक्चरों में दिखाते हैं या जो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बन रहा है कि वो पहले वो मतलब कुछ सूट वूट खरीदते हैं, फिर वो अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, गर्लफ्रेंड्स को दिखाते हैं, हाँ। और फिर जाते हैं वहां पे तो पूरे टाइम खुसर पुसर करते हैं, कोई दूसरा पूछता है क्या तैयारी है तुम्हारी, और पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, ऐसा होता है? हाँ थोड़ा बहुत ऐसा होता है, उतना भी हो सकता है, बट हाँ एक जगह होती है, आप जब जाते हैं तो हॉल में आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। 4-5 एक बैच, 4-5 जिस हर बोर्ड के पास जिन जिन बच्चों का नंबर होता है वो एक साथ बैठते हैं, 5-6 इंटरव्यू बात करता है कोई आपस में? बात करते हैं कि भाई पहले चांस क्या दिए थे, लास्ट ईयर कितना नंबर पाए थे। ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं रहता, क्योंकि पढ़ाई का टेस्ट तो नॉर्मली आदमी प्री मेंस में दे ही लेता है, बट हाँ आपस में बात करते हैं नॉर्मल फील करने के लिए कि भाई पैनिक ना रहे, स्ट्रेस ना रहे, तो बातचीत कर लेते हैं, चाय वो पी लेते हैं, तो फिर थोड़ा एक नॉर्मल माहौल बन जाता है। तो एक्चुअली मुझे लगता है वो अच्छा भी होता है। तो रिजल्ट कैसे पता चला आपको? रिजल्ट तो मैं धौलपुर हाउस गया था, शाहजहां रोड पे धौलपुर हाउस गए थे आप? वो वाला भी आपने सीन पूरा किया था पिक्चर वाला? बिल्कुल मैं कि गया, जाके वो लिस्ट लगी हुई है और लिस्ट में नाम ढूंढ रहे हैं 1 2 3 4, कैसे ढूंढा था आपने? मैंने तो मतलब सामने ही गया था, तो मतलब मैं 3-4 लोग गए थे हम लोग, तो लिस्ट लगी तो फिर हमने ढूंढा शुरू किया, फिर उसमें मिला नाम अपना। फिर 900 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो लंबी लिस्ट थी, तो ढूंढना शुरू किया, ऊपर से कहाँ नंबर आ रहा है। तो आपने मतलब वो इंटरनेट पर जाकर ढूंढने वाला काम नहीं किया था, सीधे मतलब वो पूरा फिल्मी सीन आपने जी लिया था? बस वीडियो नहीं बना था? देखिए बात इंटरनेट की नहीं है, आप जब जिस दिन मालूम रहता है कि आप रिजल्ट आने वाला है, तो आप और लास्ट चांस है आपका, तो आप अपने को रोक नहीं पाते यार, चलो पता नहीं कब निकल जाए, तो वो आदमी पहुंच ही जाता है। तो हम तो 12-1 बजे ही पहुंच गए थे, रिजल्ट तो शाम को 4 बजे आया था, तो वेट कर रहे थे कि आ जाएगा आ जाएगा। कितनी चाय पी इस बीच? चाय तो काफी पिए होंगे, 4-5 तो पी ही गए होंगे। टेंशन हो रही थी? टेंशन तो रहती है ऑब्वियसली, आप जिस चीज के लिए आप पूरा जिंदगी भर आपने समय दिया है, जिस चीज के लिए आप पूरे फैमिली का एक एक्सपेक्टेशन को अपने कंधे पर रख के जाते हो दिल्ली तैयारी करने पढ़ने, तो फैमिली का बोझ, आपका बोझ, उनकी एक्सपेक्टेशन का बोझ, उम्मीदों का बोझ, भाई बहन माता पिता सबकी एक उम्मीद रहती है, तो बस एक कदम दूर। हाँ, तो उस हिंदुस्तान का सबसे चार्मिंग जॉब, सबसे बहुमूल्य नौकरी जिसके जब बारे वो में उम्मीद आप लेके जाते हो तो फिर बोझ तो रहता ही है, तो वो तो एक रहता है कि आपको अपना बेस्ट ही देना, ऑप्शन नहीं है। मैं इसीलिए बोलता हूँ यूपीएससी जिसको भी करना है, अगर बेस्ट नहीं दे सकते तो मत तैयारी करो। अगर तैयारी करना है किसी को यूपीएससी की, तो उसको अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, टाइम पास नहीं है। पर जब रिजल्ट में आपको ढूंढते ढूंढते अपना नाम मिल गया जी, तो वहीं पता चल गया कि आप आईएएस नहीं, आईपीएस नहीं, या आईआरएस हो रहे हैं? वो बाद में मालूम चलता है, वो तो फिर कितनी नंबर ऑफ सीट्स है वो बाद में 15-20 दिन के बाद मालूम चलता है। पहले ये था कि लिस्ट में टिके हैं कि नहीं टिके हैं। बस हर बंदा यही सोचता है, पहली रैंक वाला भी लिस्ट में नाम अपना सबसे लास्ट में देखता है कि भाई लास्ट में है कि नहीं।
तो ये सारी बातें सारे टॉपर्स तो इस बार पांडे जी टिक गए। हाँ, तो सारे टॉपर्स के व्यू 2008 कब रिजल्ट आया? 2010 में रिजल्ट है, 10 में। 2010 में नाम आपका उस बोर्ड पे धौलपुर हाउस में बिल्कुल यूपीएससी में टिक गया, टिका दिया प्रतापगढ़ के छोरे ने, बिल्कुल नाम जो है अपना ठोक दिया वहाँ। हाँ, भगवान के आशीर्वाद ने दिया, हम लोग क्या करेंगे, भगवान क्या, हमने अपना केवल मेहनत किया था, बाकी रिजल्ट परिणाम तो भगवान ही देता है। मैं तो इसी को मानता हूँ कि एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड, सब कुछ भाग्य लिख के आता है, हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं क्योंकि भगवान चाहता है कि आप उस रास्ते पे चलिए। तो मैं तो इसी को मानता हूँ। फिर क्या किया जब रिजल्ट आ गया तो सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले पिताजी को बताया, परिवार वालों को बताया, ट्रेन पकड़ा, सीधे प्रयागराज, वापस प्रयागराज चला है कि चलते हैं वापस अपने शहर जहाँ से निकल के आए थे, एक सपना लेकर। पार्टी नहीं हुई? मूवी तो सीन आता है। नहीं, पार्टी नहीं होती, मूवी के सीन नहीं होते हैं सर, मूवी के सीन मूवी में होते हैं। उस समय आदमी अपने इमोशंस को कैसे कैरी करता है, कैसे। मुखर्जी नगर और नेहरू विहार, गांधी विहार का तो कल्चर कुछ ना तो पनीर चावल ही बनेगा, पर जश्न तो होगा ही। नहीं तो हमारा जैसे प्रयागराज में हुआ था, हम फिर अगले दिन प्रयागराज चले आए थे, तो वहाँ आपके पुराने दोस्त होंगे जो तैयारी कर रहे थे, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, मोहल्ले के फ्रेंड, तो वो अपने अपने शहर। क्या बना? पनीर चावल बना, मटन चावल बना? नहीं, मटन नहीं, हम मटन नहीं खाते हैं, तो पंडित जी तो हम लोग बस पनीर चावल ही बन जाता है। पनीर, 2 प्याज ढेर सारी, चावल पनीर बनाना भी आता है आपको? हाँ, आता है। इलाहाबाद का लड़का अगर खाना ना अच्छा बना पाए तो हम इलाहाबाद में नहीं रहा है। तो खाना तो अच्छा बनाना आता है। क्या क्या बना लेते हैं हम? सर, हर वो वेज फूड जो आप सोच सकते हैं बना सकते हैं। अच्छा, मतलब बनाया भी है कि केवल बना सकते हैं? बनाया भी है, खाया भी है, खुद भी बना के खाया है, लोगों को खिलाया भी है, बना सकते हैं। तो सबसे उसमें बेहतर क्या लगता है आपको? मतलब सबसे बेहतर तो दाल चावल ही लगता है हमको। दाल चावल हो और आलू गोभी की सब्जी हो, देसी घी हो, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। सादा सात्विक भोजन ज्यादा अच्छा है। और वो जो डीबीसी इलाहाबाद का चर्चित है, डीबीसी चर्चित है, दाल बाटी चोखा, वो तो वही मैं बता रहा हूँ कि दाल भात चोखा। दाल भात चोखा, हाँ, दाल भात चोखा मजा आता है खाने में? मजा आता है, बिल्कुल मजा आता है। अगर कोई रूम पार्टनर में है ज्यादा मजा आता है, खुद बनाना पड़े केवल खाने को मिल जाए तो ज्यादा मजा आता है। लेकिन हाँ, ये वहाँ का स्टेपल डाइट है, लोग वहाँ यही खाते हैं क्योंकि सबसे आसान है बनाना ना। हाँ, वो मैगी जैसा है, मतलब सुलभ 2 मिनट में तो नहीं बनेगा पर 15 मिनट में तो बन ही जाएगा। तो सुलभ भी है और पढ़ने के लिए अच्छा भोजन भी है। एक ही कुकर में तीनों चीजें बन जाएंगी। सात्विक सादा भोजन है तो अच्छा भी है, गरिष्ठ नहीं है, हैवी नहीं है, आप आराम से खा के पढ़ सकते हैं, बनाने में आसान है। पर लोग कहते हैं कि इलाहाबाद में कुकर की सीटी जब बजती है तो लोग, वैसे तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, पर भाई चूंकि सब सामान्य परिवारों से आए थे सब, तो लोग जो है थोड़ा उस वक्त संकोच करते हैं कि भाई कोई, मतलब 2 का खाना बन रहा है, तीसरा ना आ जाए। और गलती से तीसरा आ जाता है तो फिर वो नहीं, ऐसे बहुत से कलाकार वहाँ मिल जाएंगे आपको कि जो वेट करते हैं कि भाई फलाने के रूम में खाना बने तो पहुंच जाए, ऐसा वहाँ होता रहता है निर्मली। तो ये वहाँ चलता है, ये वाला सीन होता है। ये वहाँ खूब डेलीगेसी में खूब चलता है कि आप 2 लोग खाना बनाए, 2 लोग कहीं से टपक ही पड़ेंगे, तो सब भूखे रहे, मतलब सब आधा पेट खा करके रहे। मतलब फिर उसका एक अलग एक कम्युनिटी किचन टाइप का हो जाता है, अच्छा भी लगता है, उसका एक अलग माहौल है कि आप एक ही हॉस्टल में रहते हैं या एक ही डेलीगेसी के किसी प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं और 4-5 लोग अच्छा बना के खाना खा रहे हैं, तो इसका एक अलग फीलिंग रहता है। कॉलेज के दिन शायद ऐसे ही होते हैं, तो उसका एक अलग मजा है। ठीक बात है। तो खाना पीना भी आपको बनाना आता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक आर्ट जो है अपने अंदर, प्रयागराज की देन है कुल मिला के। तो उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग में गए होंगे? यस। गांव में भी खूब सिलेक्शन हुआ, धूम धड़ाका, ढोल नगाड़ा सब हुआ? हाँ, मतलब माहौल तो बन ही जाता है गांव देश में भाई। यूपीएससी ऐसी बड़ी, मार्ट साहब का लड़का जो है वो, यूपीएससी इतनी बड़ी नौकरी है कि नातेदार, रिश्तेदार, गांव माहौल में, मोहल्ले में माहौल तो बन ही जाता है। सो कॉल्ड भौकाल तो लोग क्रिएट कर ही देते हैं। आप भले ना क्रिएट करो, सामने वाला क्रिएट कर देगा आपका इतना। आप भले ही ना कुछ, जो ना भी रिश्तेदार हो वो भी रिश्तेदार बन जाता है। ये होता है ये और उसका एक अलग मजा भी है। 2-4 साल उसको एंजॉय भी करना चाहिए। इंटरव्यू खूब छपे आपके? हाँ, छपे थे, ठीक ठाक छपे थे। तो वो उसका एक अलग मजा भी है और उससे परिवार वालों को भी एक प्राइड फील होता है। तो आपसे अब तक की सारी जंग ही इसी बात के लिए थी। तो जो आपसे लोग जुड़े हैं वो भी गर्व महसूस करते हैं, तो उनको उसका अधिकार भी है कि हमारे। आप कह रहे 15 दिन बाद पता चला कि आपकी ट्रेड क्या है। जी कि आपको इनकम टैक्स मिल रहा है या कस्टम्स मिल रहा है या क्या मिल रहा है। उसके बाद क्या मन में आया?
उसके बाद फिर मतलब एक्साइटमेंट था कि भाई आईआरएस में क्या होता है। लोग बोलते थे कि भाई इनकम टैक्स में आप रेड करोगे, ऐसा करोगे, बड़े आदमी के यहाँ जाओगे, मूवीज में ऐसा दिखाया गया। तो हम भी सोचते थे कि भाई देखते हैं तो मालूम ईमानदार अफसर का बड़े नेता बड़े इंडस्ट्रीज के यहाँ छापा और ये ऐसे फिर सोने की सिल्लियां पकड़ी जाना। और ये है मतलब जनमानस के मस्तिष्क में यही चीजें रहती हैं इनकम टैक्स के बारे में। ट्रेनिंग तो पहले कॉमन होती है, पहले कॉमन होती है, फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है जो कि मसूरी में होती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने एकेडमी चले जाते हैं। तो इनकम टैक्स की एकेडमी नागपुर में, तो हम लोग नागपुर चले गए थे उसके बाद। अच्छा, पहले आपकी लबासना में हुई? फिर नागपुर, लबासना से फिर आप लोग नागपुर चले गए। इनकम टैक्स नागपुर जाते हैं, सबसे ठंडे शहरों में से फिर सबसे गर्म शहरों में से। तो फिर हम लोग नागपुर चले गए थे। पुलिस वाले हैदराबाद चले जाते हैं, कस्टम वाले फरीदाबाद, आईएएस वाले लबसना रुक जाते हैं, रेलवे वाले रेलवे कॉलेज चले जाते हैं। ऐसे हर सर्विसेज के अलग अलग ट्रेनिंग एकेडमी है। तो फाउंडेशन कोर्स के बाद सभी लोग अपने अपने स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए अपनी एकेडमी चले जाते हैं। एस्पिरेंट्स के 3 लेयर के इश्क होते हैं। मतलब एक तो जो पढ़ाई करते वक्त जो संघर्ष का दौर है, इस दौर में इश्क हो जाता है। किसी पार्टनर से, किसी साथी से, किसी से दिल मिल गया, मन मिल गया, पढ़ाई का तरीका मिल गया, या किसी ने मदद कर। एक मदद भी बड़ा रास्ता है एक दूसरे के दिल तक उतरने की। नंबर 2 जो स्टेप आता है वो ट्रेनिंग सेंटर में आता है जी। बड़े सारे जोड़े जो है वो जी ट्रेनिंग सेंटर में बने। तीसरे वाले तो इसके बाद बताऊंगा आपको मैं। लेकिन तो ट्रेनिंग सेंटर मतलब एस्पिरेंट्स रहते हुए तो आपका कोई इश्क हुआ नहीं? नहीं, कोई नहीं। तो ट्रेनिंग सेंटर में भी नहीं हुआ? नहीं। देखिए प्रेम तो एक सार्वभौमिक भावना है। हाँ, कहीं भी हो सकता है, वो तो राह चलते हो सकता है। एस्पिरेंट के प्रेम को अलग से स्पेसिफाई करने की मुझे लगता नहीं कोई जरूरत है। तो प्रेम तो समाज और दुनिया का एक अंग है, तो कहीं भी किसी को हो सकता है, जिसका जब होना हो। क्योंकि वो क्यों एक पर्टिकुलर एक बड़ी पोस्ट पे आ गया है तो उसके बारे में लोग चर्चा करना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो न्यूज हमारे उनको आती रहती है। लेकिन ये तो मैं आप देखते ही हैं कि कार्डर वार्डर के चक्कर में बड़ी शादियां होती हैं। अब क्योंकि आईआरएस तो इनकम ऑल इंडिया कैडर था, तो वहाँ तो ये नहीं होता। बट आईपीएस आईएएस में लोग सुनते हैं कि कैडर बेस्ड मैरिजेस होती हैं, खूब होती हैं। मतलब थोड़ी बहुत नहीं, खूब होती है, बिल्कुल होती है। यूपी वाला यूपी चाहिए तो यूपी वाले से शादी कर लो, बंगाल चाहिए बंगाल वाले से शादी कर लो। ऐसा लोग प्रयास करते रहते हैं, तो लोग प्रयास करते हैं और इसीलिए आईएएस आईपीएस से कर लगते हैं या आईपीएस आईएएस से भी कर लेते हैं। कई बार खोज के भी अरेंज मैरिजेस भी ऐसे हो जाती है। बिल्कुल कैडर बेस्ड मैरिज होती है, इसको बोलते हैं कैडर बेस्ड मैरिज। तो लोग करते हैं, इनको लगता है कि भाई कैडर अच्छा मिल जाए या कैडर चेंज हो जाए, सो कॉल्ड अच्छा मिल जाए। मेरा तो मानना है वो सारे कैडर अच्छे ही हिंदुस्तान में हैं, तो लेकिन सो कॉल्ड जिसको होम कैडर में सब जाना चाहते हैं, थोड़ा सा वही जो लोकल पुट की बात है कि अपना इलाका, अपने लोग, अपना रुतबा। तो इसीलिए लोग करते हैं ऐसा। पर जब ये भी न्यूज आती होगी साथ साथ कि यात्रा तो लबासना से शुरू होती है बहुत सारे लोगों की, और इश्क वाली यात्रा भी शुरू होती है, शादी तक भी पहुंचती है, पर बड़ी सारी यात्राएं बीच में टूट जाती हैं। ऐसी भी खबरें बहुत आती हैं। वो क्यों होता है? महत्वाकांक्षाओं का टकराव होता है। अब इसका बहुत डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्या है कि समाज में चीजें आज के टाइम में, आज के मतलब आधुनिक काल में तो ज्यादा हो रही हैं आज के टाइम में, तो महत्वाकांक्षाओं का भी एक क्लैश हो सकता है। और मुझे लगता है कि दूर दूर पोस्टिंग भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि परिवार भी एक जिम्मेदारी है। परिवार भी बहुत सी चीजों को त्याग मांगता है, वो बहुत आज के टाइम में लोग त्याग नहीं करना चाहते, ये भी वजह है। तो कुल मिला के समाज में फैमिली कल्चर खत्म हो गया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो उसमें अलग अलग डिमांडिंग हो गए हैं, हर आदमी की डिमांड्स हैं, तो उसमें सेक्रीफाइस की भी बहुत ज़रूरत है। अब सेक्रीफाइस पहले के लोग करते थे तो शादियां टिकती थी, अब लोग नहीं करना चाहते तो नहीं टिक रही हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। जिसके नाते आईएएस आईपीएस या और भी समाज में हर जगह, और आजकल तो आप देख लिए तो आजकल हर जगह आम हो गया। मियां बीवी मर्डर कर दे रहे हैं, तो वही तलाक तो नॉर्मल है। अच्छा, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये इंदौर वाली घटना हो गई या आगरा वाली हो गई, बाथरूम में ही दफना दिया और ड्रम में दफना दिया, पहाड़ से वो शिलोंग में ले आके फेंक दिया, या वो सिया वाली घटना जो समाज में वैल्यूज तो कम हो ही रही हैं, ये उसी का एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो वैल्यूज कम हो रही हैं तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और सोशल मीडिया के ज़माने में घटनाएं तो कम होती है, लेकिन जो सोशल मीडिया है तो ज़्यादा ट्रेवल करती है, इन्फॉर्मेशन फास्ट ट्रेवल करती है, तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं समाज में, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं।
नहीं, और पर कुछ तो कारण होंगे कि शादी की व्यवस्था वैल्यूज कमजोर है। वैल्यूज तो डाउन हो ही रही हैं समाज में, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज कम तो हो ही रही हैं। जब वैल्यूज कम होंगी तो ऐसी घटनाएं होंगी, वही वजह है। लोगों के अंदर पेशेंस भी कम हो रहा है। पेशेंस भी कम है, वैल्यूज भी कम हो रही हैं, और मोर ऑफ मटेरियलिज्म हो रहा है समाज में, और सेक्रीफाइस कोई नहीं करना चाहता है। माई लाइफ कल्चर चल रहा है, पहले लोग दूसरों के लिए जीना चीज़ चाहते थे, अब माई लाइफ चल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मिक्स हो रही हैं, इसलिए समाज में वैल्यूज डाउन हो रही हैं। जब वैल्यूज डाउन हो रही है तो आदमी का हल्का से नैतिक पतन तो हो ही रहा है, ये भी वजह हो सकती है। तो पहली पोस्टिंग कहाँ हुई, कैसे हुई? मेरी पहले कोचिंग शोलापुर में हुई थी, महाराष्ट्र में। अच्छा, जो आपकी हाँ, के फेवरेट इलाकों में है। हाँ, तो वो आपकी यूपीएससी रैंक और एकेडमी के एग्जाम्स के बेसिस पे पोस्टिंग होती है। तो मेरी पहली कोचिंग शोलापुर में हुई, और शोलापुर में पहली बार मुझे मराठी कल्चर के बारे में जानकारी हुई, और मैं उनके बीच में रहा। तो वो मेरे लिए एक अच्छा एक आई ओपनर था। शोलापुर वो विल ऑलवेज बी माई Favorite. फर्स्ट एंड फेवरेट पोस्टिंग, क्योंकि वहाँ मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ऑफिसर इवॉल्व होने का मौका मिला। मैं पहली बार देश सेवा में गया, तो वहाँ मैं 2-2.5 साल रहा। तो मैंने वहाँ अच्छा काम करने की कोशिश की, और वो काफ़ी एक रिलीजियस टाउन है, तो मुझे अच्छा लगा। छोटा शहर है लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो वहाँ से मेरी नौकरी की यात्रा शुरू हुई। तो शोलापुर रहा, फिर पूना रहा, फिर नागपुर रहा, सूरत रहा, अहमदाबाद रहा, फिर लखनऊ आया लास्ट में। तो ये आपको पूरा- पोस्टिंग में भी वेस्ट इंडिया में ज्यादा रहा? पूरा 10 साल महाराष्ट्र में रहा, और 5 साल करीब गुजरात में रहा। तो 15 साल का जो मेरा नौकरी पूरा मैंने किया, वो मैंने महाराष्ट्र और गुजरात में ही किया। शिवाजी का पूरा इलाका आपने हाँ, कवर पूरा कर लिया। पूरा शिवाजी महाराज के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ाई, काफ़ी अध्ययन भी किया, और ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर, पे कोई डाउट नहीं है। उनका जीवन हमारे लिए एक मिसाल है। तो मैं इसीलिए मुझे महाराष्ट्र काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं वहाँ 10 साल रहा हूँ। तो जीवन के 10 साल जहाँ गुजारे हैं, वहाँ से आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख के आते हो। तो उत्तर प्रदेश मेरा होम टाउन, होम स्टेट है, बट अगर मुझे कोई दूसरा होम स्टेट चूज़ करना पड़े तो मैं महाराष्ट्र ही चूज़ करूँगा। जीवन का एक फेज है, वो तो हर इंसान के जन्म में जीवन में होता है। तो ऐसे फेज था, वो चला गया इसी हिसाब से। ऐसा कोई हाई फाई मैरिज और हाई फाई ऐसा शादी नहीं हुआ मेरा, नॉर्मल शादी जो होती वैसे हुई। तो मेरी इच्छा भी शुरू से थी कि जीवन नौकरी से जीवन नहीं है, जीवन से नौकरी है। नौकरी नौकरी है, जीवन जीवन है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। हाँ, पर हो सकता है सामने लड़की की इच्छा हो कि मेरा पति IRS ऑफिसर है, उसका ये रुतबा हो, वो हो, ये तो हो सकता है ना। ये कैसे आप? ये इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, क्या कर सकते हैं इसके बारे में। चलती रहती इच्छाओं का अंत नहीं है, आदमी की इच्छाएं अनंत होती हैं, चलता रहता है। तो फिर परिवार आपका आपके साथ सोलापुर पहुंच गए, लोग भी बिल्कुल मराठवाड़ा में। बिल्कुल बिल्कुल आपकी काफी पसंद? अच्छा रहा। मतलब मेरे माता पिता काफी मेरे समय मेरे साथ रहे वहाँ पर। उनको मैंने सारी धार्मिक यात्राएं कराई, सारे 6 जिलों का जो भी वहाँ पर मंदिर थे उनका दर्शन कराया। तो एक अच्छा ऑर्गेनिक जीवन मेरा वहाँ बीता। फिर आपकी लाइफ में टर्न ट्विस्ट आता है जब आप नौकरी से त्याग पत्र देते हैं। जी, ऐसा क्या जीवन में घटा अंजनी कुमार पांडे को IRS की प्रेस्टिजियस नौकरी से VRS लेना? नहीं, VRS ने मैंने त्यागपत्र दिया है। तो त्यागपत्र। त्यागपत्र में एक तरीके से आपका संबंध विच्छेद हो जाता है। तो मुझे लगा कि 10-15 साल नौकरी बहुत थी। मुझे जीवन में ऐसा लगा कि अब उस जॉब नौकरशाही 10 से 15 साल करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे जीवन में कुछ और करना चाहिए। एक तो 15 साल एक ही तरीके का काम करके हल्का से जीवन में एक रास्ता भी आ जाती है। दूसरा, मैं काफ़ी टाइम अपने राज्य के बाहर था, काफ़ी प्रयास कर रहा था कि इधर पोस्टिंग मेरी हो जाए। मेरी पोस्टिंग यहाँ नहीं हो रही थी। तो दूसरी वजह है कि मैं अपने स्टेट में वापस आना चाहता था। और तीसरा था कि बदलते परिवेश के साथ मुझे व्यापार में इंटरेस्ट था कि मैं कुछ व्यापार में करूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में काम करूँ। तो मुझे लगा कि एक आपने एक नौकरी की इच्छा जाहिर की, आपने उसके लिए मेहनत की, आपको मिल गया, अब मुझे उसको कुछ और आगे करना चाहिए। इसलिए मैं वहाँ से छोड़ के मैं व्यापार के क्षेत्र में आया। ये कब हुआ था? सन कौन सा? 2022 में, 2022 में। 22-23 में। जी, इससे पहले भी कभी व्यापार करने की इच्छा जागी? नहीं, बिल्कुल पढ़ते नहीं। लिखते वक्त, सिलेक्शन के नहीं वक्त नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं बिल्कुल टकराए हो, सोचे हो कि अंबानी अडानी कुछ बनना है, ना, मतलब ऐसा नहीं था। कोई भी व्यापार करना है? देखिए, ऐसा नहीं था। मतलब मैं जब मैं नौकरी में मैं 12-13 साल रहा, तो मुझे लगा कि 12-13 साल की नौकरी एक मुझे का अच्छा अनुभव, एक्सपीरियंस देकर गई है। और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं किसी अच्छे
इंटरप्रेन्योरशिप के काम को मैं करना चाहता हूँ। मेरे अंदर ये कहीं अचानक भाव आया कि अब नौकरी काफ़ी कर ली है, अब कुछ अपना काम करते हैं। ये भाव आया, उस भाव से मैंने उस नौकरी को छोड़ा। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे छोड़ना है, बस ये लगा कि नहीं चलो भाई। किसको सबसे पहले बताया? मैंने किसी को नहीं बताया। बिना बताया नौकरी छोड़ दी? जी हाँ। तो मुझे लगा कि भाई अब अपना राज्य है, विकसित हो रहा है, डेवलपमेंट के स्कोप दिख रहे हैं, नई-नई संभावनाएँ आ रही, तो क्यों ना उन संभावनाओं को एक्सप्लोर किया जाए। तो नौकरी तो आप कर ही रहे थे, उसमें रिटायर्ड आप हो ही जाते, लेकिन मुझे लगा अभी 10-15 साल में किसी अच्छे काम में लगा हूँ, जहाँ पर मैं अपने एक तरीके से उद्यमिता को विकास कर सकता हूँ और उसमें अच्छा कुछ काम पर कर आप कह रहे हैं कि सकता हूँ। आपने किसी से पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं? तो नहीं, हाँ, किसी को नहीं बताया क्योंकि नौकरी हमें करनी थी और हमें लगा अब नहीं करनी, तो फिर जब मुझे नहीं करनी तो मैं किसी को बताऊँगा नहीं। मतलब माता-पिता, ना, उनको नहीं बताया। पत्नी? हाँ, ये है, ये गलती की मैंने कि उनसे मैंने पूछा नहीं था। औपचारिकता ही सही भई। नहीं, औपचारिकता की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनको पता है ये जब कुछ मतलब दे नो माय नेचर कि ये साला थोड़ा है या इससे छोड़ सकते हैं। तो कई बार चर्चा हुई थी कि अब मेरा मन छोड़ने का कर रहा है, तो उनको कहीं न कहीं मैंने मेंटली प्रिपेयर किया था। बट छोड़ने के पीछे ऐसा नहीं कि मैं कोई इमोशनल होके छोड़ा, मुझे था कि मुझे अब कुछ व्यापार के क्षेत्र में आगे करना है, कुछ उद्यमिता के क्षेत्र में आगे करना है, उद्यम विकास के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं छोड़ के आया। और उस तरीके से प्रदेश में संभावनाएँ भी बन रही थी कि भाई व्यापार के लिए, प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अरे वो तो आप नौकरी बिज़नेस में के भी लिए। रहते हुए कर लेते, आपकी पत्नी व्यापार कर रही होती है, तो आधे आईआरएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स की पत्नियां व्यापार करती हैं, एनजीओ चलाती हैं, पेंटर्स बन जाती हैं, और कई तरह के बिजनेस आप नहीं जानते हैं? अब एनजीओ लोगों की पत्नियाँ क्या करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा कुछ नहीं करती थी, इसलिए मुझे करना पड़ा। तो नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि विकल्प था कि आप नौकरी करते और वो बिजनेस करती रहती, आप अपने तरीके से उनको गाइड करते। मैं एक बात बिज़नेस क्या, मुझे करना था ना, तो फिर नौकरी के साथ बिज़नेस नहीं हो सकता था। उनसे भी चर्चा नहीं किया आपने? नहीं, मैंने चर्चा नौकरी नहीं छोड़ते नहीं, वक्त? नहीं। अरे मतलब शादी आईआरएस से हुई थी और 15 साल बाद लड़का कह रहा है मैं नौकरी आईआरएस नहीं रहूंगा। ये समय परिवार में होता है, परिवार में कुछ ऐसे। तो अगर ऐसा जब आपने मन बना लिया या कर ही दिया तभी उनको पता चला? हाँ, छोड़ने के बाद ही उनको बताया था। ये मेरे 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 एंड पे दुस्साहस हुआ था, लेकिन अब मैंने उस समय कर दिया दुस्साहस था। का दुष्परिणाम हुआ कोई कुछ कि नहीं, सुपरिणाम हुआ? थोड़ा बहुत तो क्लेश हो ही जाता है, थोड़ा बहुत कि ये क्या कर दिए, लेकिन बाद में क्या है, फैमिली आपका स्तंभ होता है, तो दे वर विद मी कि चलो भाई जो करोगे आगे भी अच्छा ही करोगे। तो दुस्साहस तो किया था, लेकिन ठीक था, अच्छा दुस्साहस था वो। इट वाज गुड। बिना बताए छोड़ने का, भाई जब बिना बताए छोड़ने का भी एक अलग वो है, तो अच्छा था वो। आज फिर तो आपको कॉर्पोरेट में या बिजनेस में जाना था, आपने छोड़ दिया। जी फिर आपने पूरा देश भ्रमण किया जैसा जी मैं जानता हूँ। जी जी। आपने कहीं मिट्टी उठा के देखा, लोहा उठा के देखा, ईंट उठा के देखी, सब उठा के देखा आपने कि कौन सी चीज का वजन मैं अपनी पीठ पर उठा पाऊंगा। ये भी हुआ क्या कि देखिए 13-14 साल जब आप एक नौकरी आपने किया, तो एक जब आपने नौकरी छोड़ी तो आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिलता है। तो मुझे लगा मेरे पास कुछ समय है, तो कुछ अपने ऊपर समय दिया जाए कि अब आगे की यात्रा मुझे कैसी करनी है। तो उसी सिलसिले में मैंने पूरा भारत भ्रमण का प्रयास किया कि मैं भारत के हर क्षेत्र में जाऊँ, देखूँ, घूमूँ, देश क्या है, क्योंकि बहुत दिन से मैं नौकरी में जब था तो छुट्टियाँ कम मिलती हैं, आप नौकरी में बंधे रहते हैं। तो जब मुझे आज़ादी छुट्टी मिली वहाँ से सरकारी नौकरी से, तो मैंने कहा एक बार मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। तरीके से वो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल हॉलीडे बोल सकते हैं कि मैंने अपने चिंतन पे ज़्यादा समय दिया, घूम भी रहा था और चिंतन भी कर रहा था कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे प्रॉपर व्यापार के क्षेत्र में जाना है। इसमें, लेकिन एक खतरा था। अक्सर लोग जब भारत भ्रमण पर या देश भ्रमण पर जाते हैं, तो आप भी जानते हैं कि देश भ्रमण करने वाले, भारत भ्रमण करने वाले, विश्व भ्रमण करने वाले या तो आध्यात्मिक गुरु बन गए या तो राष्ट्र नायक बन गए, नेता बन गए। जी जी। तो आप ना आध्यात्मिक गुरु बने जी ना आप नेता बने। जी। मेरा प्रयास था कि एक अच्छा इंसान बन सकूं। मेरा मतलब शुरू से जब से मैं यूपीएससी मैंने पास किया, मैं हमेशा अपने बारे में इस तरीके से सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, क्योंकि हम हमेशा से वर्क इन प्रोग्रेस ही रहते हैं। हम कितना अपने ऊपर काम करते हैं, कितना अपने को हम लोग परिष्कृत कर पाते हैं, कितना अपने को निखार पाते हैं। हर इंसान तो साधु या नेता नहीं बन जाता है, लेकिन अगर हम हर इंसान एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें तो समाज में एक अच्छाई आ सकती है। तो मैं वही प्रयास करता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ। अच्छा, जब यात्रा तो खत्म हो गई सिविल सर्विसेज की,
पर आपने कहीं कहा कि अगली बार भी जब कभी मौका देगा, हमारे यहाँ तो 7 जन्म का प्रावधान है हाँ सनातन में, जी। अगले जन्म में भी मैं फिर सिविल सर्वेंट ही बनूंगा, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ही बनूंगा। ये क्यों कहा? देखिए, सिविल सर्विस मैं इसलिए बनना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में वैसी तैयारी किसी एग्ज़ाम की नहीं होती है। वो तैयारी एक ऐसा दौर होता है कि जब आपके अंदर वो सारी वैल्यूज़ आती हैं जो आप शायद नॉर्मल जीवन में नहीं सीख पाते या नहीं ले पाते हो। आपको 3-4 साल पढ़ाई करनी दबा के, 10-12 घंटे पढ़ना है, पेश हार्ड वर्क आता है, आपको सिंसियरिटी से पढ़ना है, सिंसियरिटी आपके अंदर आती है, आपके अंदर पेशेंस आता है, आपके अंदर परसिवरेंस आता है। जो ये चीज़ सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आती हैं, तो ये क्वालिटीज़ ऐसी होती है, एक बार अगर आप सीख लेते हैं या आपके अंदर आ जाती हैं तो ये ट्रांसफरेबल क्वालिटीज़ है। अगर मेरे अंदर मेहनत करने की क्षमता है तो वो मैं किसी भी अपने नए जॉब में उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर मेरे अंदर धैर्य है तो ये ऐसी वैल्यूज़ है जो मेरे अंदर आ चुकी हैं, तो अगर मैं कभी किसी और भी नौकरी में जाऊंगा तो ये ट्रांसफरेबल वैल्यूज़ है, ये हमेशा काम आएंगी। तो मैं जो भी आदमी काम करेगा अच्छा ही करेगा। इसलिए जो सिविल सर्विसेज टाइम में जो वैल्यूज़ आप डेवलप करते हैं, जो आप वैल्यूज़ सीखते हैं, वो ट्रांसफरेबल हैं। अगर मैं यूपीएससी पास करता तो अच्छी बात थी, अगर नहीं पास करता तो लेकिन जो मेरी मेहनत करने की क्षमता है वो मेरी नई नौकरी में काम आता। तो जो वैल्यूज़ आप इसमें लर्न करते हो वो ट्रांसफरेबल वैल्यूज़ है, कहीं ना कहीं वो काम जरूर आती है। इसीलिए जो यूपीएससी की तैयारी लोग करते हैं वो जीवन में कुछ भी करें अच्छा ही करते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू जो डेवलप कर पाते हैं 4-5 सालों में सिंसियरिटी के साथ, वो उनको हमेशा हेल्प करती है हर काम में, हर नौकरी में। ओमैक्स कॉर्पोरेट ग्रुप में आए और यहाँ बिजनेस हेड के तौर पर आपने काम किया, काम शुरू किया जी। पर जो सरकारी नौकरी थी उसका तो रवैया अलग होता है। 10 से 5 चलता है, पर कॉर्पोरेट तो मतलब 24 आवर जॉब है, बिजनेस ओरिएंटेड है, टारगेट ओरिएंटेड। ठीक है, वहां भी टारगेट रहा होगा, लेकिन यहाँ तो मतलब वहां नौकरी नहीं जाएगी, हो सकता है वही ट्रेनिंग सेंटर में 20% हाइक पर भेज दिया जाए, लेकिन यहाँ तो जॉब से आउट हो जाएगा। राइट। ये ढर्रा कैसे बदला और तकलीफ हुई इसको सेट करने में? देखिए, कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ता है। सरकारी नौकरी एक कंफर्ट जोन दे देती है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं तो आप कुछ नया कर भी नहीं पाएंगे। तो कॉर्पोरेट में मेहनत ज़्यादा है, डेफिनेटली टारगेट हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड नौकरी होती है, परफॉर्म भी करना पड़ता है। तो कुछ कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है और अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी से जब मैं बाहर यहाँ पर आया हूँ तो मुझे परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। वहां पर तो भाई टाइम बाउंड प्रमोशन है, यहाँ बिना प्रमोशन के, यहाँ बिना परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होता है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर ज्यादा है। अब आप चूंकि ओमैक्स मेट्रो सिटी जैसे बड़ी टाउनशिप पर काम कर रहे हैं जी। यूपी में पूरा जो ओमैक्स का एक्सपेंशन है वो आप ही लीड कर रहे हैं। जी जी। घर खरीदना एक बेहद ही पर्सनल, इमोशनल, बहुत ही वैल्यूज वाला मामला है जी। हमारे यहाँ घर का मतलब सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीद लेना या किसी एक चीज में इन्वेस्ट कर देना नहीं। इन्वेस्टर अलग है जी, पर जो घर खरीदता है, आप इन्वेस्टर के लिए तो नहीं बनाता मुझे लगता कोई बिल्डर टाउनशिप, बिल्कुल उन इमोशनल लोगों के लिए बनाता है, क्योंकि बगैर लोगों के टाउनशिप भी नहीं होती। बात सच है। सारे इन्वेस्टर ही करते हैं तो आपकी टाउनशिप नहीं चलेगी, चाहे आपसे सब फ्लैट घर बिक जाए तो। एकदम बात सच है। कैसे कर रहे हैं सब आप लोग? देखिए, ओमैक्स का जो एक लोगो रहा है वो है टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो ओमैक्स पिछले 40 सालों से लगभग पूरे भारत में काम कर रहा है, करीब 8 राज्यों में और 32 शहरों में है। तो हमने हर वर्ग के लिए घर बनाए हैं और हमारा जो मेन उद्देश्य रहा है कि जो हमारा कस्टमर है वो हमसे सेटिस्फाई होकर जाए। तो कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड रहे, कंस्ट्रक्शन हमारा अच्छा रहे और कहीं ना कहीं कस्टमर हमसे चीटेड कभी फील ना करे, उसका हमने ध्यान रखा है। तो जिन लोगों ने भी हमारे यहाँ घर लिए हैं उनको हमने अच्छे घर दिए हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हमने उनको अच्छा रिटर्न दिया है, और जिन लोगों ने हमारे ऊपर फेथ किया हमने उनको निराश नहीं किया। तो विज़न यही है कि अच्छे घर बनाने हैं, और जो सरकार की नीतियाँ हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर का एक वैल्यूएबल रोल रहे, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि सिर्फ मुनाफा ही हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर आप सिर्फ मुनाफा देखेंगे तो शॉर्ट टर्म विजन है, हमारा विजन लॉन्ग टर्म विजन है कि हम लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करेंगे तो मुनाफा उसका बाई प्रोडक्ट रहेगा। अच्छा काम करेंगे तो लोग हमारे पास बार बार आएंगे, वही इन्वेस्टर बार बार आएगा, एंड यूजर बार बार आएगा। तो उद्देश्य यही कि हम अच्छा काम करें। और पिछले 40 सालों में मतलब वन ऑफ द रेयरेस्ट कंपनी जो इतने लंबा जिनका इतिहास रहा है,
तो इसमें यूपी में तो हम हर जगह काम कर रहे हैं, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक हमारी हर जगह टाउनशिप्स आ रही हैं। उसकी वजह यही कि हम परफॉर्म कर रहे हैं और हम सरकार के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं ट्रिपल मॉडल पे। तो सरकार भी बिना क्रेडिबिलिटी चेक किए तो नहीं देती कोई काम, तो दैट वे वी आर डूइंग गुड। और हमारे जो प्रमोटर्स है वो भी नए हैं, यंग हैं, उनका भी एक सपना है कि भाई कंपनी को अलग ऊंचाइयों पे ले जाना है और यस नेशन बिल्डिंग के साथ साथ नेशन बिल्डिंग में जितना हम सपोर्ट कर सके वो हम प्रयास करते हैं। पर जब जैसे विजन है कंपनी का कि भाई 19 नए होटल्स बनाने हैं, 6200 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान है उनका, जी। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा जी। एक्सपेंशन है उनका जी। इसके पीछे क्या विजन है और किस तरह का काम, और यूपी में क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपको आप देख भी रहे होंगे पिछले 4-5 सालों में स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ा है देश में, खासतौर पर यूपी, खासकर यूपी में। तो सरकार का भी ये है कि अलग अलग रिलीजियस सर्किट बना रही है, राम सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, कबीर सर्किट है, ऐसे बहुत सर्किट बना रही है जहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल टाउन्स हैं, मथुरा है, वृंदावन है, प्रयागराज है, काशी है, अयोध्या है, गोरखपुर है, गोरखनाथ है, कुशीनगर, तो इन सभी जिलों को एक स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप टूरिज्म डिपार्टमेंट का डेटा देखेंगे तो गोवा से ज्यादा पर्यटक अब काशी और प्रयागराज और कुंभ में आ रहे हैं। तो डिमांड रियल टाइम बढ़ी है। उसी सिलसिले में स्पिरिचुअल टूरिज्म के बढ़ने से हॉस्पिटलिटी की डिमांड बढ़ी है। तो कंपनी ने इस चीज को रियलाइज किया कि स्पिरिचुअल टूरिज्म उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, तो हमको हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जाना चाहिए। तो अब रियल एस्टेट के साथ साथ कंपनी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी निवेश करने जा रही है, जिससे जो पर्यटक है उनको अच्छी सुविधाएं मिल सकें और कंपनी की ग्रोथ हो सके। अब चूंकि जब आप कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ा है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, ऐसे में बहुत सारे यूपी में पहले 4-5 शहर बड़े माने जाते थे, हर रीजन के एक शहर। अब बहुत सारे B-C ग्रेड के शहर भी जो है वो डेवलप होकर के अपग्रेड हो गए। जी। उनमें भी हाउसिंग की बड़ी डिमांड है। पहले फ्लैट कल्चर आप लखनऊ में भी बहुत नहीं था या गोरखपुर में नहीं था, मतलब बहुत सारी टाउन से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगले 5 साल में आप क्या देखते हैं, क्या होने जा रहा है? अगले 5 साल में मेरा ये मानना है कि टियर 2 और टियर 3 सिटी में विकास तेजी से होगा, क्योंकि हर टियर 3 और टियर 3 सिटी में भी अब अमूमन एक नई टाउनशिप की डिमांड है। तो अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकार भी हर शहरों में एक टाउनशिप लॉन्च करने जा रही है। तो उसी सिलसिले में हम लोग गाजियाबाद से शुरू करते हैं, तो हम गाजियाबाद में हैं, हम हाथरस में हैं, हम मथुरा वृंदावन में हैं, आगरा में हैं, हम प्रयागराज में हैं, लखनऊ में हैं, अयोध्या में हैं, गोरखपुर में हैं, और हम नए शहरों को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां हम टाउनशिप पे काम करेंगे फ्यूचर में काम करेंगे। क्योंकि हर एक बड़ा हाईवे या एक्सप्रेसवे छोटे शहर से होकर ही गुजरता है, तो कनेक्टिविटी बढ़ गई हर शहरों की। तो अब किसी भी छोटे शहर का आदमी अपने शहर में अगर उसको सुविधाएं मिलेंगी तो वहां रहना चाहेगा। अब जब आप को मतलब हम लोग जितना एनालाइज कर पाए, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं आप, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें आप लिखते हैं, उसके साथ आपकी जिम वाली फोटोग्राफ्स भी आती हैं। कहीं वो जिम में कसरत करते हुए और ऊपर कुछ लिखा हुआ, रनिंग करते हुए कुछ लिखा हुआ। तो ये जो बैलेंस है ये आप कैसे बनाते हैं? बैलेंस इस तरीके से बनाता हूँ कि मैं अपने पे काम करता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क इन प्रोग्रेस जरूरी है, कि आप व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अपने शरीर का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आप मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तभी आप अच्छे काम कर पाएंगे। और मेंटल हेल्थ आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप देखें कि इसमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है। हाँ, लोग तो डिप्रेस हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में अगर आप देखें तो समाज में रहते हुए आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना है, तो समय तो निकालना ही पड़ेगा। तो लिखने पढ़ने से आप मेंटली एक तरीके से आप कंपोज रहते हैं, और जिम और व्यायाम करने से आप फिजिकली फिट रहते हैं। तो एक तरीके से बॉडी माइंड सोल में एक बैलेंस बना रहता है। इसलिए मुझे लगता है हर आदमी को व्यायाम भी करना चाहिए और कुछ घंटे पढ़ने के निकालने भी चाहिए अपने रोजमर्रा के कामकाज के अलावा। तो वो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे सकूं और थोड़ा बहुत डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ता लिखता रहूं, जिससे आपका खुद का भी विकास होता रहे। तो आपने पहले तो ये इलाहाबाद ब्लूज लिखी है, कुछ और किताबें लिख रहे हैं आप? हाँ, 1-2 किताबें अभी लिख रहा हूँ। एक इतिहास के ऊपर किताब लिख रहा हूँ और एक किताब अवध की ग्राम संस्कृति के ऊपर रख रहा हूँ कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या जीवन यापन था, क्या रहन सहन था, क्या खान पान था। उसके ऊपर एक ऐसे की किताब, निबंध की किताब लिख रहा हूँ। तो एक किताब इतिहास की और एक किताब निबंध की मैं इस समय लिखने का प्रयास कर रहा हूँ।
कुछ लोगों को अगर मैं बताऊं तो थोड़ा हैरानी होगी मेरे दर्शकों को कि पांडे जी जो है वो रोजाना 3:30 बजे उठ जाते हैं और इनका दिनचर्या का जो समापन है वो 8:30 बजे 9 बजे 9 बजे। तो आप बता दीजिए दर्शकों को, मेरे से तो भरोसा तो नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठना मेरा शौक है, मेरी आदत नहीं है, मुझे जल्दी उठना पसंद है। कहीं मैंने पढ़ा था कि जो भगवान सूर्य के पहले नहीं उठते हैं कभी उनका भाग्योदय नहीं होता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि भगवान के उठने के पहले मैं उठ जाऊं। तो उसी सिलसिले में धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई है कि अब मैं 3, 3:30, 4 भगवान की शयन आरती हो रही होती है 3:30 हाँ। बजे महाकाल में, काशी विश्वनाथ जी, जी। में, तो केदारनाथ जी में, सब वो जगह। धीरे धीरे मेरी आदत बन गई है। अब मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, तो अब मैं देर से अगर उठूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जल्दी उठना, कुछ अच्छे भजन सुनना, कुछ अच्छा पढ़ना, ये मेरा शौक है। रोज सुबह पढ़ते हैं? रोज सुबह पढ़ता हूँ, आधे 1 घंटे में रोज सुबह पढ़ता हूँ। आधे घंटे भजन भी सुनता हूँ, भगवान को भी याद करता हूँ, दिन भर क्या करना है उसकी प्लानिंग करता हूँ। पिछले दिन मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या मुझे नहीं करना था, उस पर एक चिंतन भी करता हूँ। तो उससे मेरा आने वाला दिन थोड़ा सही बीतता है। अपनी गलतियों का आकलन करता हूँ, जो मैंने गलत किया उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, और दिन कैसे बिताना है उसके ऊपर एक तरीके से। पर आप सोशली बहुत एक्टिव भी हैं और सोसाइटीज़ में, और आप तो जिस कल्चर में हैं, खासतौर पर कॉरपोरेट कल्चर और कॉरपोरेट लीडर भी हैं आप जी। ढेर सारी पार्टियां, ढेर सारी शामें, जी। वो तो मतलब लेट नाइट ही शुरू होती हैं। नहीं, वो कैसे फिर आप उससे कॉप अप करते हैं? मेरे लिए पार्टी वही जहाँ मेरा कुछ काम हो रहा हो। मतलब मैं कोई ऐसी पार्टी नहीं करता हूँ जहाँ मेरा अगर तो कुछ काम हो रहा हो तो मैं काम 15-16 घंटे करता हूँ। ऐसा नहीं कि काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, लेकिन मैं समय वेस्ट नहीं करता हूँ। तो नियम से डिसिप्लिन लाइफ इसी को बोल सकते हैं शायद, कि कोई काम डिस्टर्ब भी ना और हर काम समय पे हो जाए, तो प्रयास रहता है। तो बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट कल्चर में, या कॉर्पोरेट आप भी जानते होंगे, खैर ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करते हैं, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोलते, पर लोग कहते हैं कि भाई इवनिंग पार्टीज जो है वो गेटवे होती हैं कई बार बिजनेस एक्सपेंशंस की, और कई बार बड़े सारे बिजनेस डील्स, बड़े सारे बिजनेस के फैसले उन पार्टीज में या उन गेट टुगेदर्स में होते हैं। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर शराब और कबाब को एक बड़ा माध्यम मानते हैं, एक टूल मानते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं और फिर कामकाज भी शेयर करते हैं। मैं तो हमेशा जो भी हमारी डील होती है चाय की टेबल पे होती है, ऑफिस में होती है, तो मेरा कभी ऐसा अनुभव नहीं रहा है और मुझे नहीं लगता है कि उसकी ज़रूरत है। इट मे बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सम कल्चर, लेकिन आदमी कल्चर स्वयं बनाता है। अपना कल्चर तो कम से कम, जैसे मैंने बताया कि अब लोग गोवा कम जाते, ज़्यादा काशी जाते हैं, तो आदमी अपना कल्चर स्वयं बनाता है। तो और जो भी लोग, जो भी इन्वेस्टर होते हैं या जो भी मिलने वाले होते हैं, वो जानते हैं कि भाई फलाना आदमी कैसा है, तो उसी हिसाब से वो भी आपसे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिना पार्टीज के आपकी कोई बड़ी व्यापार की डील नहीं हो सकती, वो हो जाती है, ऐसा नहीं। फिल्में देखते हैं आप? फिल्में खूब देखता हूँ मैं। रोज तो नहीं हो सकते, हफ्ते में एक फिल्म देख लेता हूँ। फिल्में देखता हूँ। तो अकेले देखते हैं, बच्चों के साथ? अकेले देखता हूँ। फिल्में तो अच्छा है। थिएटर में जाके देखते हैं? थिएटर में एक पिक्चर हफ्ते में मैं देखता हूँ। वो मेरे लिए एक तरीके से क्या बोलते हैं, वो मोटिवेशनल है, रिलैक्स देती है, रिलैक्स टाइम है, ईज बोल सकते हैं। तो एक पिक्चर में हफ्ते में लास्ट कौन सी देखी आपने? लास्ट में मैंने अभी बच्चों के साथ एक पिक्चर आई, मिनियन एंड मॉन्स्टर, छोटे बच्चों की मूवी, वो देख कर आया था मैं। वो तो बच्चों के लिए देखी, बच्चों के साथ ही गया था वो देखने के लिए। धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी है। लास्ट मुझे लगता है कि मैंने एक रामचरण की मूवी आई पेद्दी समथिंग, वो देख कर आया हूँ मैं, पेद्दी। तो धुरंधर देखने गए तो उसमें आपका प्रयागराज तो खूब दिखाया है। हाँ, प्रयागराज दिखाया गया है। धुरंधर तो अच्छी मूवी, पूरे देश से पसंद किया, हमको भी अच्छी लगी। तो प्रयागराज आ गया तो फिर और भी सेंटिमेंट्स, यादें, सब बातें जो सुनी होंगी बचपन में। हाँ, मतलब हम भी सुनते आए कैसा होता था, बाकी देखा तो पहली बार मूवी में कैसा कुछ था, और ठीक है, अच्छा है। मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए। तो 2 किरदार आए प्रयागराज के, एक ये धुरंधर वाला और वो एस्पिरेंट्स वाला किरदार खूब देखा गया। और एक वो फिल्म आई थी, आपने देखी हो अगर, छात्र राजनीति पर, हासिल जी, बड़ी मशहूर है। देखिए, फिल्में तो मानव जीवन का दर्पण होती हैं। फिल्मों से आदमी सीखता भी है, समझता भी है। जो समाज में होता है वही कला में दिखाई जाता है, और जो कला में आता है वही उससे समाज सीखता है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो फिल्में देखनी चाहिए। मैं तो फिल्में खूब देखता हूँ। मुझे लगता है कि सोशल लर्निंग का इससे अच्छा माध्यम। पसंद है कोई जिसकी फिल्में फॉलो करते हो कि यार ये वाले की आ रही है जरूर देखनी? जैसे मुझे मनोज बाजपेयी की फिल्में अच्छी लगती हैं आज के टाइम में, के मेनन की फिल्में अच्छी लगती हैं, आशुतोष राणा की फिल्में अच्छी लगती हैं, तो मैं फॉलो करता हूँ। मतलब कैरेक्टर अच्छे हो, कहानियाँ अच्छी हो,
कुछ सीखने को मिले। तो कला और जीवन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो है ही, इंटरडिपेंडेंट है ही है। कुछ चीजें हम मूवी से खाटी देसी लोग, ये सब खाटी देसी रोल। अब इलाहाबादी लौंडा पिक्चर देखेगा ही, वहाँ जो रहा है वहाँ पिक्चर जो देखना, तो वहाँ का कल्ट हासिल तो कल्ट है भाई। इलाहाबाद हम जब थे इलाहाबाद तभी वो हासिल बनी है, तो हम लोग मूवीज देखते हैं, मूवीज मेरा शौक है। अच्छा, मुझे भी मेरा एक जानने वाला आया, जर्नलिस्ट था अवधि में, उसने एक फिल्म बनाई जी, वो अवधि टोनली वाला, कि उस फिल्म को अभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे हैं, बट उसने मुझे बताया कि बड़ा मुश्किल था, और अवधि में बहुत कम फिल्में बनी। उसने बताया केवल 3-4 फिल्में बनी जिनमें अवधि कलाकार अवधि आए उन्होंने, पर फिल्म का टोन अवधि हो ऐसा कम हुआ। उसने 2-3 फिल्मों का ही, मतलब उसमें नदिया की पार थी, नदिया की पार ही एक है, दो जो और कल्ट है। फिल्मों का उसने जिक्र, 2022 में भी एक फिल्म आई थी, एक और बीच में फिल्म आई, कुल 3 फिल्में मैंने जो रिसर्च की। कलाकार बड़े हुए, अमिताभ बच्चन से बड़ा क्या होगा, और लखनऊ सेंटर में बहुत सारे आर्टिस्ट आए, मुजफ्फर अली जैसा डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर जो सिनेमा चलचित्र करते हैं, वो सब लोग आए। पर इतने बड़े किरदारों के बावजूद अवधि सिर्फ रामचरितमानस की वजह से अवधि है। मतलब बाकी साहित्य भी है, पर वो जो रामचरितमानस ने स्टैंडर्ड बनाया, इस वजह से ऐसा हुआ। मुझे बताया कि वो अतीक अहमद और ये सब जो गुंडागर्दी और इसका इस नाते उस तरह सिनेमा और कलाकार और कल्चर उस तरह मुझे लगता है कभी इसको ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बट अवधि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी संभावनाएं काफ़ी हैं, अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए। क्योंकि अवधि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के 28 से 30 जिलों में अवधि चलती है, तो अवध बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पर एक असीम संभावनाएं हैं पिक्चर बनाने की भी, फिल्में बनाने की भी, और अच्छी कहानियों की भी संभावनाएं तो हैं। अब उसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, वो अलग बात है। गाना भी आप गाते हैं? गाना नहीं गाता। सुनते हैं? सुनता तो हर आदमी गाना। क्लासिकल सुनते हैं, अवधि और भोजपुरी भी सुनते हैं? गाने अच्छे होने, स्वर प्रिय और कर्णप्रिय होने चाहिए गाने, कोई भी सुनने में अच्छे लगे, कान को अच्छे लगे, म्यूजिकल हो, मेलोडियस हो, तो अच्छा सुनने में अच्छा लगता है। एक काम रह गया पंडित जी, बताया जाए। मतलब प्रयागराज का लौंडा अफसर ही बन गया, एस्पिरेंट थे, अब कॉर्पोरेट लीडर भी हैं, बिजनेस हेड भी हो गए एक बड़ी कंपनी के, अब रह गई नेतागिरी जी। तो नेतागिरी भी जाने की कभी इच्छा है? नहीं, सबका अलग अलग सबका एक अलग पर्सनैलिटी होता है, तो मेरा पर्सनैलिटी कोई नेतागिरी का नहीं है। मैं सिंपल एक अच्छा जीवन जीने वाला इंसान हूँ, तो वो शायद मेरे लिए नहीं। और आपके यहाँ के तो सब किरदार में बता रहा था, प्रमोद तिवारी, राजा भैया, और फिर देखिए इमरान प्रतापगढ़ी शायरी करते करते आपके वो सारे प्रयागराज और इलाहाबाद शहर से वो पार्लियामेंट में है, राज्यसभा में, सभी आदरणीय नेता लोग हैं। हम उस कैटेगरी के नहीं हैं, वो लोग अलग। उसके लिए भी एक त्याग चाहिए, मतलब राजनीतिक जीवन भी इतना आसान नहीं जितना दिखता है, वो भी 24 घंटे का काम है। जनता की अपेक्षाओं पे हमेशा खरे उतरना, जनता के लिए 24 घंटे काम करना, उसके लिए एक अलग तरीके का त्याग चाहिए, जो शायद मेरे में नहीं है क्षमता। अगल बगल वाले संगी साथी, पुराने साथी कुछ तो सब कहते होंगे भैया आप नौकरी छोड़े हो तो आओ। हाँ, लोग बोलते रहे, तो बोलने वाले को बोले, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ वहाँ अपना अच्छा काम करूँ, तो वो उतना ही मुझे संतोष देकर जाएगा। कुछ पार्टियां भी ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं, ये मुझे जानकारी नहीं, आपसे किसी ने संपर्क नहीं, मुझे किसी ने संपर्क नहीं किया, आप ही के माध्यम से मालूम चल रहा है। तो बट मुझे लगता है आदमी जो भी काम करे, अच्छा काम करे, समाज में किसी भी तरीके से मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सके, वो एक अच्छा काम है। अगर मैं 2-4 अच्छे लोग अच्छे घर बना के दे सकूं, 2-4 लोग की मदद कर सकूं, तो वही मेरे लिए बड़ा काम है। तो अच्छा पांडे जी, ये जो चर्चा आपसे रही और जितने सारे थॉट्स निकल के आए, जो कहानियां किससे निकल के आए, फिर आपके साथ बहुत जल्द हम लोग बैठेंगे कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ, कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ, कुछ आप के बारे में मुझे और जानकारी मिलेगी उसके साथ, कुछ आपको इस क्षेत्र में और अनुभव होगा तो बिल्कुल। और ये पारी तो आपकी चल रही है, तो उज्जवल हो ही हो बहुत, क्योंकि आप एक फेज में, एक यात्रा में चलेंगे कितने दिन, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जो मिजाज आपका है, नहीं तो कौन सी नई यात्रा आप शुरू कर देंगे, ऐसा भी चमत्कार, ऐसा भी चौंकाने वाला निर्णय कभी लेना हो तो हम लोग को भी उसमें शामिल करिए, कम से कम दर्शकों को पता चले, उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि अभी इस राज्य को और विकास के ऊपर काम करना है, और तुम्हें जितना जब तक मेरा जीवन रहेगा, मैं इस राज्य के विकास के लिए ही काम करूँगा। और जितना युवा मुझे देखकर व्यापार के क्षेत्र में आए, प्राइवेट सेक्टर में आए, तो वो मेरा अचीवमेंट है कि अब हमको इस धारणा को बदलना होगा, नौकरी सब कुछ सरकारी नौकरी में ही है। जैसे जैसे देश या राज्य ग्रो करता है, या तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की वैल्यू बढ़ती है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ज़्यादा विकसित है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल है।
तो मैं वही चीज़ अपने प्रदेश में चाहता हूँ कि यहाँ भी लोग सरकारी नौकरी के माइंडसेट से बाहर निकलें, प्राइवेट सेक्टर में काम करें, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करें, बिजनेस के क्षेत्र में काम करें, व्यापार के क्षेत्र में काम करें और समाज में एक तरीके से अपना योगदान दे पाए। नहीं, पर आप तो सुनते होंगे भाई, परीक्षा, भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो गया, NATA पेपर लीक हो गया, CBSE मार्किंग गड़बड़ हो गई, नीट कबाड़ा हो गया, दोबारा कराना पड़ गया। ये तो सुनते होंगे, आप तो इलाहाबाद से निकल के आए हैं, खूब आंदोलन होते हैं वहाँ पर। हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं लोगों अपना अपना स्वरोजगार में ध्यान दें, रोजगार लें। अब नौकरी देने का समय है, अब हमको जॉब सीकर नहीं बनना, हमको जॉब गिवर बनना है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि हम लोगों को नौकरियाँ दे सके, सरकार के ऊपर भी बोझ कम होगा नौकरियाँ देने का, और प्राइवेट सेक्टर के रूप में लोग अच्छा काम करेंगे, स्वरोजगार में आएंगे। भीड़ तो है ही देश में, जब ज़्यादा भीड़ है तो लोगों को अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो मेरा आपने राम मंदिर जब निर्मित हो रहा था या कार सेवा जब हो रही थी, तो कभी रसीद कटाई थी, कभी चंदा दिया था? हम तो हमेशा जब भी कभी मंदिर में जाते हैं तो गुप्त दान ही कर देते हैं, रसीद कभी नहीं कटाते। मतलब दान दिया था, दक्षिणा दी दान थी? देते हैं, दान तो हर आदमी को देना चाहिए। नहीं, मैं उस दान की नहीं, मैं राम मंदिर जो अयोध्या में बना, हाँ, दिया था, बिल्कुल दिया था, दिया था। बिल्कुल दिया था। और एक श्रद्धालु के नाते, सनातनी के नाते, जब आपको पता चला कि वहाँ ये सब कुछ हुआ है जी, जो आप टीवी चैनल्स पर, अखबारों में पढ़ रहे हैं, मन में क्या है? देखिए, अब गलत तो गलत है, सही सही है। अब जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई उनको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करना चाहिए। तो किसने क्या किया, क्यों किया, वो तो वही जानेगा, क्योंकि ये सभी लोग सबके अपने गड़बड़ियां तो हुई, CCTV कैमरों में आई, SIT की रिपोर्ट्स में आई, और वो केदारों को जिनको जिम्मेदारी दी गई। तो एज अ श्रद्धालु, एज अ सनातनी, तो मुझे लगता है गलत है, बिल्कुल गलत है। और जिन्होंने ये गलत काम किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दुख होता है, लेकिन ठीक है, एक दौर है, ये भी निकल जाएगा, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे काम करेंगे, यही बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो जो प्रतिष्ठा है वो बड़ी है, मंदिर की प्रतिष्ठा बड़ी है। 500 साल बाद मंदिर फिर से एक बार बना, तैयार हुआ। राम के नाम को तो मंदिर की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सनातन को तो मंदिरों की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। सबको समेट के रखने के लिए, सबको सही बात है। इसीलिए वहाँ पर अच्छे लोग बैठने चाहिए, और जो लोग बैठे अच्छे से काम करें, जिससे कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे और जीवन सबका अच्छा चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने। बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। नमस्कार।